हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज हम इस पार्ट में टॉपिक करने जा रहे हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। और ये मेरी साइड से आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 to 10 मार्क का क्वेश्चन इस टॉपिक से इजीली आ जाता है। तो सबसे पहले इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक्स टर्म्स जो हैं मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि सर जैसे आईटीसी क्या है, पहले लॉजिक समझ लेते हैं। लेट सपोज मैं अपनी बात करता हूँ CDTA, CA ट्रिमर्स दी एवेंचर। मैं अपना जो ऑफिस है, ठीक है सर, मेरा जो ऑफिस है उसे चलाने के लिए, लेट सपोज ये मेरा ऑफिस है, इसके लिए मैं सर्विसेज लेता हूँ सर। सर कौन सी सर्विसेज लेता हूँ? जैसे मैंने एग्जांपल लिया इंटरनेट की, ठीक है सर। सर मैं इसमें कैपिटल गुड्स यूज़ करता हूँ। सर कैपिटल गुड्स कौन से होते हैं सर? सर जैसे मेरी प्लांट एंड मशीनरी, जैसे मेरे फर्नीचर, वो यहाँ पे क्या हो जाता है सर? कैपिटल गुड्स हो जाते हैं। ओके, प्लस मैं यहाँ पे एक और चीज़ यूज़ कर रहा हूँ जो है इनपुट सर्विस। सर इनपुट सर्विस कौन सी सर्विस होती है सर? सर ये होती है जो सर्विस तो नहीं है और कैपिटल गुड्स भी नहीं है, लेकिन जो कि मुझे लेनी पड़ती है, जैसे DTDC की सर्विस या फिर प्रिंटिंग की सर्विस है। बेस्ट एग्जांपल प्रिंटिंग सर्विस। प्रिंटिंग सर्विस में क्या होता है सर? वो मेरी बुक प्रिंट करके देते हैं, मतलब उसमें गुड्स भी शामिल होता है। मतलब इसमें आप ये कहो कि इसमें गुड्स शामिल होता है। ओके, तो आप ये बोल सकते हो सर्विस पूरा इसमें आ जाता है। सर्विस में गुड्स वगैरह है तो इनपुट सर्विस में आ जाता है। और यहाँ पे इनपुट सर्विस ना बोल के यहाँ पे सिर्फ एक वर्ड यहाँ पे डाला गया, इनपुट। इनपुट लॉ क्या कहता है? इनपुट वर्ड यूज करो आप, बस इनपुट सर्विस यहाँ पे यूज कर लो आप कि इनपुट सर्विस वो है, जैसे इंटरनेट हो गया, DTDC हो गया, आपका इनपुट सर्विस है। और इनपुट क्या सर? कोई भी गुड्स वगैरह मैं जो यूज़ कर रहा हूँ रेगुलर बेसिस पे, जैसे प्रिंटिंग और बुक्स वगैरह। और कैपिटल गुड्स क्या सर? मेरी प्लांट एंड मशीनरी। तो इन सभी को यूज़ करके मैं आगे क्या करता हूँ सर? सेल करता हूँ, ठीक है सर। अब लेट सपोज मैंने क्या किया, 5,000 का सर्विस ये लिया, 5,000 की सर्विस ये ली, 5,000 की सर्विस ये ली। लेट सपोज मैंने टोटल 15,000 की सर्विस ली। अब यहाँ पे क्या होता है, एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं फिलहाल। लेट सपोज मैंने जो भी परचेज किया उस पर 10% का टैक्स पे किया, तो वो हो जाता है सर यहाँ पे 1,500 रुपये, जो कि ओवरऑल 16,500 हो जाता है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं फिलहाल आपको, ऐसा होता नहीं है प्रॉपर, जैसा होता है मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन पहले अभी समझना है। अब यहाँ पे साथ में क्या हुआ, एक पॉइंट तो ये निकल के आ गया। दूसरा पॉइंट क्या निकल के आ रहा है कि ये तो मेरी परचेज थी, हो सकता है मैं सेल भी करता हूँ, ऑब्वियसली सेल करूँगा। अब मैंने क्या किया, इसी गुड्स को 20,000 रुपये में बेच दिया, ठीक। मुझे भी यहाँ पे 10% का टैक्स पे करना है, तो मुझे 10% का टैक्स पे करना है, तो ये हो गया मेरे लिए 22,000। अब क्वेश्चन आया सर इसमें आईटीसी क्या है? आईटीसी कहता है आपको गवर्नमेंट को कितना टैक्स पे करना है, गवर्नमेंट को कितना टैक्स पे करना है। तो सर मुझे गवर्नमेंट को यहाँ पे 2,000 रुपये पे करना है, ये निकल के आया। अब यहाँ पे क्या होता है, गवर्नमेंट को क्या पे कर रखा है? तो ऑलरेडी मैंने गवर्नमेंट को 1,500 रुपये ऊपर दे रखे हैं। तो नाउ मैं जो 500 रुपये दे रहा हूँ ये होगा नेट पेमेंट टू गवर्नमेंट। नेट पेमेंट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को दी जाने वाली नेट पेमेंट मेरे लिए ये होगी, ये 500 रुपये। और ये जो 1,500 रुपये मैंने यहाँ पे लेस करा है, ये वो अमाउंट है ऑलरेडी पेड टू गवर्नमेंट, ऑलरेडी पेड टू गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट को मैं ऑलरेडी पे कर चुका हूँ। तो इसी अमाउंट को बोला जाता है कि ये हमारा आईटीसी है, ठीक है सर, इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये एक बेसिक बताना जरूरी था। इससे क्या होगा कि आपके दिमाग में जो भी चैप्टर चलने वाला है, जो भी चैप्टर में डील करने वाला हूँ, वो आपको समझ में आने वाला है, ठीक है सर। सर इस चैप्टर से सारे टीचर्स होते हैं और सारे जो बच्चे होते हैं वो थोड़ा सा नाराज हो जाते हैं कि सर ये बहुत टफ है। एक्चुअली टफ नहीं है। जब हम एलिजिबिलिटी पढ़ेंगे सेक्शन 16 में, सर ये इजी है। जब हम कंडीशंस पढ़ेंगे आईटीसी की, सर ये इजी है। सर जब हम ब्लॉक क्रेडिट पढ़ेंगे, ये भी इजी है। और अवेलेबिलिटी क्रेडिट पढ़ेंगे इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस, ये भी इजी है। यानी अगर आप सिलेबस को देखो तो हमें क्या क्या पढ़ना है? सर हमें एलिजिबिलिटी पढ़नी है, ठीक है सर, प्लस कंडीशंस देखनी है कि कब कब हमें आईटीसी जो है वो मिलेगा, पहला पॉइंट। दूसरा हमें यहाँ पे पढ़ना है सर ब्लॉक क्रेडिट। ब्लॉक क्रेडिट का लॉजिक ये कहता है कि भैया कब कब हमें आईटीसी नहीं मिलेगा। एंड थर्ड यहाँ पे हमें देखने होते हैं स्पेशल सर्कमस्टांसेस, स्पेशल सर्कमस्टांसेस। नाउ इन द फोर्थ पार्ट वी हैव टू स्टडी द अपोर्शनमेंट।
अपोर्शनमेंट। अगर मैं सर आपके एग्जाम की बात करूं तो 25% वेटेज आईटीसी का इन चारों पोर्शन को मिलता है, इसको भी, इसको भी, इसको भी एंड इसको भी। इन सभी को 25 पोर्शन जो है एग्जाम के वेटेज से, एग्जाम के मार्क्स के अकॉर्डिंग मिलता है। अब देखो सर 75% तो ईजी है, तो इसलिए हम पहले ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, ठीक है सर। उसके बाद एट द एंड ये करेंगे। तो सर एग्जाम में आपका 75% जो आईटीसी है वो इजी पोर्शन में से ही आता है, और अभी तक 95% चांसेस यही रहे कि ऐसे यहीं से क्वेश्चन पूछता है। जो 25% टफ है वहाँ से आने की चांसेस सिर्फ 5% होते हैं, और फिर भी आ गया तो हम अपनी तरफ से यहाँ पे कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग जरूर लेके जाएंगे। कॉन्सेप्ट की क्या लेके जाएंगे? अंडरस्टैंडिंग। सर ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपका जो डर है वो खत्म हो जाए। तो आपको एग्जाम में अगर मान लो ये नहीं भी पढ़ना है, कई बार आपको टेंशन हो रही है कि सर ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। वैसे तो मैं एक चार्ट दूंगा आपको, वो करके जाना है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर मेरे लिए टफ है, तो ऊपर वाले जो पॉइंट्स हैं इनको जरूर देख के जाना, क्योंकि 5 मार्क का क्वेश्चन मैं एस्टिमेट करता हूँ यहीं से होगा, और 5 मार्क का क्वेश्चन एक्चुअली इजिबिलिटी से हो जाता है, 5 का ब्लॉक रेट से पूछ सकता है अगर उसका मन है, तो वो इनमें से कोई स्किप करके अपोर्शनमेंट से पूछ सकता है। ये ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग इस चैप्टर की आपको रखनी है, ठीक है सर, ताकि इन फ्यूचर कभी भी आगे से पढ़े तो किसी टाइप की आपको परेशानियां फील ना हो। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, हियर वी गो। तो सबसे पहले आइए कुछ डेफिनेशन है जरूरी वो पढ़ लेते हैं। सर इनपुट, तो इनपुट में क्या बोला इसने कि सर ये वो है जो अदर देन कैपिटल गुड्स है। कैपिटल गुड्स नहीं है, जैसे मैंने कहा सर मेरी बुक्स है, मैं कुछ बुक्स पढ़ने के लिए भी मंगाता हूँ, कुछ बुक्स सेल भी करता हूँ। कोई भी ऐसा गुड्स, जैसे आप करंट एसेट्स भी बोल देते हैं कि सर मैं किसी से कुछ खरीद रहा हूँ, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि मीन्स एनी गुड्स, कोई भी गुड्स यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन कैपिटल गुड्स नहीं होना चाहिए। और कैपिटल गुड्स कौन सा होता है सर? कैपिटल गुड्स वो गुड्स होता है जिसको आप कैपिटलाइज करते हैं, मतलब शो करते हैं। कहाँ शो करते हैं सर? बैलेंस शीट में। तो इसका मतलब यहाँ पे फिक्स एसेट्स है। ओके, दूसरा आ गया सर इनपुट सर्विसेज। इनपुट सर्विसेज कौन सी होती है? जैसे मैंने आपको बोला इंटरनेट की सर्विस में लेता हूँ सर, मैं डीटीडीसी की सर्विस लेता हूँ, तो ये मेरे लिए इनपुट सर्विस हो गया। ओके सर, नाउ इनपुट टैक्स। तो इनपुट टैक्स क्या होता है ये आप एक बार सेल्फ स्टडी करना, सेल्फ स्टडी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस टॉपिक, कंप्लीशन ऑफ दिस टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा सर। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ कि सर इनपुट टैक्स इंटीग्रेटेड टैक्स है, जिसको आप आईटीसी भी बोलते हो। सर टैक्स जो हम पे करेंगे वो भी है, जो 9, 3 एंड 4 में रिवर्स चार्ज में हमने पे किया। टैक्स जो हम पे करेंगे प्रोविजन सेक्शन 5, 3 एंड 4, यानी ये बोल रहा है आपसे कि जो आईजीएसटी है आपका, यहाँ पे भी ये बोल रहा था आईजीएसटी जो है आपका, आईजीएसटी में जो 9, 3 और 4 होगा, जैसे आपका सीजीएसटी में 3 एंड 4 है, वैसे ही आपका आईजीएसटी में भी 3 एंड 4 है, तो ये उसको इंडिकेट कर रहा है। ओके, फिर उसने बोला कि भैया टैक्स पेबल अंडर प्रोविजन ऑफ 3 एंड 4 सेक्शन 9 रिस्पेक्टिव ऑफ स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो सीजीएसटी बोला, तो अब इसने एसजीएसटी भी यहाँ पे कवर कर लिया। ओके, फिर उसने बोला कि भैया अब आप जो भी पढ़ रहे हो तो कंपोजिशन लेवी वगैरह जो है वो भी हम यहाँ पे काउंट करते हैं। तो ओवरऑल कुछ खास नहीं था, बट आपको नॉलेज होनी चाहिए कि ओवरऑल ये सीजीएसटी की बात कर रहा है। आप इस तरीके से लिखो कि ये यहाँ पे सीजीएसटी की बात कर रहा है, ये यहाँ पे एसजीएसटी की बात कर रहा है, ये यहाँ पे आईजीएसटी की बात कर रहा है, और लास्ट में ये कंपोजिशन लेवी की बात कर रहा है, ताकि एग्जाम में अगर आए भी तो आप प्रॉपर 4 पॉइंट तो बना ही सकते हो सर। 2 मार्क्स में 4 पॉइंट भी बना दिया तो सर बड़ी बात है। ओके, नाउ इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो ये क्या होता है सर? मीन्स क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स, मतलब आउटपुट लायबिलिटी, आउटपुट माइनस इनपुट, और ये होता है नेट। तो इसके बीच में ये जो इनपुट है, इसके बीच में क्या है सर? ये जो इनपुट है इसको आईटीसी बोला जाता है। ओके, फिर है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। सर ये क्या है सर? सर ये कह रहा है कि हम एक ऐसे लेजर की बात कर रहे हैं जिसमें हम ये चेक करेंगे कि आपका आईटीसी कितना बनता है, जो आप सेल्फ असेस बेस पे कर रहे हो। तो मतलब ये एक पोर्टल होता है जीएसटी का,
जहाँ पे हम ये शो करते हैं कि हमारा आउटपुट कितना है, हमारा इनपुट कितना है, हमारा नेट कितना है। तो ये जो पोर्टल जो वेबसाइट है, ये जो वेबसाइट है जिसपे ये सारी चीज़ें शो होंगी वो होगा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। ओके, नाउ माय डियर फ्रेंड, अब हमारे पास क्वेश्चन है सर, एग्जाम का क्वेश्चन है और जो भी हम पढ़ रहे हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल 4 पार्ट में हमें इस आईटीसी को समझना है। पहला पोर्शन यही है सर, एलिजिबिलिटी एंड कंडीशंस फॉर टेकिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट, कि भैया इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना है तो हमें कौन सी कंडीशंस फॉलो करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आपसे कह रहा है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, सर पहली कंडीशन तो यही हो गई कि अगर आप आईटीसी लेना चाहते हो तो आपको जीएसटी में रजिस्टर होना जरूरी है। अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हो तो आप आईटीसी नहीं ले सकते। उसके बाद वो क्या कहते हैं कि भैया स्पेसिफाइड इन सेक्शन 49, तो फिर वो ये क्या कह रहे हैं कि भैया 49 कहता है सीजीएसटी जो एक्ट डील करता है रिस्ट्रिक्शंस ऑन यूटिलाइजेशन ऑफ सीजीएसटी, कैसे यूज करना है, एसजीएसटी कैसे करना है, आईजीएसटी कैसे करना है, यूटीजीएसटी कैसे करना है, ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्सेस प्रोवाइड दैट सच इनपुट्स आर यूज फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस ओनली। तो ये ओवरऑल हमें क्या याद रखना है कि वो कह रहा है कि ये जो आईटीसी आप यूज करोगे वो बिजनेस पर्पस के लिए यूज करने वाले हो। ओके, फिर वो कहता है बी एंटाइटल्ड टू टेक क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट या इनपुट टैक्स चार्ज ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ टू हिम, कि भैया आपको आईटीसी उसी पे मिलेगा। बी एंटाइटल्ड टू टेक मतलब आपको मिलेगा, क्या मिलेगा सर, क्रेडिट। किसका क्रेडिट सर, इनपुट टैक्स चार्ज का। आईटीसी का क्रेडिट मिलेगा उसी पे जिस पे आपने टैक्स पे कर रखा है। मतलब मैंने कुछ खरीदा था उस पे मैंने टैक्स पे किया तो उसी का आईटीसी मुझे मिलेगा। मतलब मैंने अगर गवर्नमेंट को पे ही नहीं किया तो मुझे उस चीज का आईटीसी नहीं मिलेगा। ठीक है सर, ओके। उसके बाद ये बोलता है कि विच आर यूज और इंटेंडेड टू यूज इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ, यहां पे फर्दरेंस ऑफ, यहां पे हिज लिख देना, ऑफ हिज, यहां पे हिज लिख देना, हिज। ठीक है, हिज बिजनेस, कि वो जो भी यूज कर रहा है वो अपने बिजनेस के लिए यूज कर रहा है। तो 16(1) में हमने क्या क्या सीखा। पहला पॉइंट, मैं सारी चीजें हटा रहा हूं दोबारा से और अगेन मैं आपके लिए क्लियर करता हूं इन बातों को। वो ये कहता है कि भैया रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए। दूसरा कि हमें सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस पे उसी पे मिलेगा जिस पे हमने टैक्स पहले से पे कर रखा है, टैक्स चार्ज हुआ है। और दूसरा कि ये हम अपने व्यवसाय के लिए, बिजनेस के लिए इसका यूज करने वाले हैं। पहला पॉइंट, ओके। नाउ माय डियर फ्रेंड, पॉइंट नंबर 2, कंडीशंस ऑफ अवेलमेंट ऑफ आईटीसी। कंडीशन क्या है सर, कि सर आप जिस चीज का आईटीसी मांग रहे हो उसका आपके पास ओवरऑल समझो बिल होना चाहिए, इनवॉइस होना चाहिए। ठीक है सर, डेबिट नोट होना चाहिए। इनमें से कोई चीज आप मुझे लाके दोगे। अगर आप मुझे बिल लाके नहीं दोगे, इनवॉइस लाके नहीं दोगे, डेबिट नोट लाके नहीं दोगे, अगर आप ये चीजें मुझे लाके नहीं दोगे तो मैं आपको आईटीसी अलाउ नहीं करूंगा। ये लॉ का आपसे कहना है। आइए एक बार रीडिंग करते हैं। कहते हैं नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस सेक्शन, कि हम कोई भी सेक्शन आपका फॉलो नहीं करेंगे आईटीसी के अंदर अगर पहली बात वो रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है, और दूसरी बात कि भैया उसके पास टैक्स इनवॉइस नहीं है, डेबिट नोट नहीं है। तो यही कहा जा रहा है कि ही इज इन पोजीशन, उसके पास होना चाहिए। अगर आईटीसी आपको लेना है तो आपके पास टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए। वो क्या बोल रहे हैं, टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट, जिसपे बिल हो, इनवॉइस हो, डेबिट नोट हो, कुछ भी हो। और दूसरी बात, साथ के साथ वो जो इनवॉइस में लिखा हुआ गुड्स है, इनवॉइस में लिखी हुई सर्विस है, या इनवॉइस में लिखा हुआ बोथ है, वो आपको मिला होना चाहिए। अगर ये आपको नहीं मिला है, अगर, तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। मतलब कि मैंने कहा कि मैंने टीवी परचेज की, तो टीवी मेरे घर में होनी भी तो चाहिए, ऑफिस में मतलब वो टीवी लगी भी तो होनी चाहिए। मैंने कहा सर एसी परचेज किया, तो वो एसी यहाँ पे मुझे मिला भी तो होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि वो फेक ट्रांजेक्शन हो। इट शुड नॉट बी अ फेक ट्रांजेक्शन, इट शुड नॉट बी अ फेक ट्रांजेक्शन। ओके, उसके बाद यहाँ पे बिल टू शिप टू मॉडल के बारे में लिखा हुआ है, तो ऑलरेडी लिख दो, ऑलरेडी लर्न इन रिटर्न टॉपिक, रिटर्न एंड इनवॉइस टॉपिक। मतलब ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं इसको रीडिंग नहीं दे रहा क्योंकि हम ऑलरेडी इसकी डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है, ओके। नाउ यहाँ पे पॉइंट नंबर सर नेक्स्ट आता है मेरे पास, 3 पॉइंट है सर इसमें सेकंड में। पहला पॉइंट ये हो गया सर कि उसके पास इनवॉइस होना चाहिए। दूसरा, हमने इनवॉइस, जो इनवॉइस में लिखा हुआ गुड्स और सर्विस है वो हमें मिला होना चाहिए। ऐसा नहीं हो
कि हम बस फेक रहे हैं और हमें वो मिला ही नहीं, मिला होना चाहिए। सी यहाँ पे है सर, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 41, सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ 41 द टैक्स चार्ज इन रिस्पेक्ट ऑफ सच सप्लाई हैज बीन एक्चुअली पेड टू द गवर्नमेंट। कि भैया आपने बिल भी दे दिया, यहाँ पे पहला क्या बोला सर, बिल होना चाहिए, बिल दे दिया सर। सर गुड्स या सर्विस जो है वो रिसीव्ड होनी चाहिए, सर रिसीव्ड भी हो गई सर। नाउ जो बिल का टैक्स है, बिल में जो टैक्स लिखा था वो भी गवर्नमेंट को पे होना चाहिए, गवर्नमेंट को क्या होना चाहिए सर, वो पे होना चाहिए। ओके, नाउ इसके साथ डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बताया कि सर डॉक्यूमेंटेशन की किस किस की डॉक्यूमेंटेशन हो सकती है सर, तो वो इसने बताया कि इनवॉइस जो हो सकता है गुड्स और सर्विस का हो सकता है, इनवॉइस इशू हो सकता है रिसिपिएंट ने किया हो सकता है डेबिट नोट हो सकता है बिल ऑफ एंट्री हो, इंपोर्ट के केस में हो सकता है रिवाइज इनवॉइस हो, या हो सकता है डॉक्यूमेंट इशूड बाय इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर हो। तो ये सारी चीज़ें हम इनवॉइस के टॉपिक में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन हमारा लॉजिक यहाँ पे पढ़ने का बस यही था कि कई बार टीचर क्या होते हैं या फिर बुक्स जो होती है या फिर बच्चे जो होते हैं वो क्या करते हैं, पहले आईटीसी पढ़ते हैं तब वो इनवॉइस का टॉपिक पढ़ते हैं। ठीक है सर, इसलिए उन्हें दिक्कत आती है, लेकिन हमने इनवॉइस पहले कर लिया है, आईटीसी बाद में कर रहे हैं, इसलिए ये सारी चीज़ें हमें बताएं। फिर एक कंडीशन और है सर डी, कि भैया उसने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न जो है वो सबमिट की हो, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, इनकम टैक्स अपनी जो जीएसटी की रिटर्न जो है उस बंदे ने सबमिट की हो। एक्चुअली इनकम टैक्स की रिकॉर्डिंग आजकल बहुत लगातार कर रहा था मैं, इसलिए थोड़ा सा इनकम टैक्स ज़्यादा हो गया मेरे ज़बान पे, माफ़ी चाहूँगा कान पकड़ के। यहाँ पे लिखा है कि जो जीएसटी की रिटर्न जानी चाहिए, तो जीएसटी की रिटर्न सेक्शन 39 में, तो रिटर्न के टॉपिक में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो वो यही कह रहा है कि जीएसटी की रिटर्न उस बंदे ने फाइल की हो। ओके, चलिए सर आगे देखते हैं और क्या कंडीशन है। उसके बाद है कंडीशन नंबर यहाँ पे 2 डाली गई है, लिखा गया इनपुट टैक्स क्रेडिट शैल बी अवेल्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन ओनली। हाईलाइट किया गया है कि भैया रजिस्टर्ड पर्सन को ही मिलेगा, ऐसा कोई बंदा जो रजिस्टर्ड नहीं है उसको यह नहीं मिलेगा। उसके बाद ये कह रहा है कि कंटेंट चैप्टर 6, यानी जो भी इंफॉर्मेशन हमने आपको बताई है डॉक्यूमेंट में होनी चाहिए वो सारी चीज़ें लिखी हो सर, जैसे नेम क्या है, एड्रेस क्या है, GSTIN क्या है, मंथ क्या है, उसकी अमाउंट क्या है, उसका GST का अमाउंट क्या है, ये सारी चीज़ें उसमें होनी चाहिए, और उस बंदे ने अपनी GSTR 2 की रिटर्न जो है वो फाइल की हो, ये हमें यहाँ पे पढ़ना था। फिर यहाँ पे कुछ प्रोविजंस हैं, जैसे इनका यहाँ पे है ITC इफ गुड्स रिसीव्ड इन लॉट्स। लॉट्स का मतलब क्या होता है सर, लेट सपोज किसी बच्चे ने मेरे साथ टॉप 20 परचेज किया, ठीक, टॉप 20 में उसने बोध ग्रुप का कोर्स लिया मेरे से, बोध ग्रुप में सर उसके 8 सब्जेक्ट है, न्यू सिलेबस में 8 सब्जेक्ट है। अब क्या होता है सर, उसको पूरा लेट सपोज कम से कम 6 से 9 महीने मुझे पढ़ाना होता है, तो कभी मैं उसको अकाउंट भिजवा देता हूँ, कभी लॉ भिजवा देता हूँ, कभी जो भी चढ़ने वाला होता है सब्जेक्ट हम उसको 2-3 किताबों का सेट भेजते रहते हैं। तो हमने 3 भेज दी, मतलब हमने क्या किया, 3 बुक्स और 2 बुक्स करके उसका सेट भेज दिया। तो क्वेश्चन ये है कि मुझे ITC कब मिलेगा, तो यहाँ पे लिखा है ऑफ द लास्ट लॉट और इंस्टॉलमेंट, जब मैं उस बच्चे को सारी बुक्स प्रोवाइड करवा दूंगा तो मुझे ITC मिलेगा। वैसे ऐसा ये लिखा हुआ है थियरी में, ऐसा होता नहीं है, हम लोग सारी बुक्स एक बार में देते हैं, बट अगर ऐसा केस है, क्योंकि यहाँ पे एक MCQ पूछा जा सकता है, स्टडी केस स्टडी जो है आपसे पूछी जा सकती है, तो उसके बेस पे आपको याद रखना है कि अगर आपके पास लॉट्स में सामान है, ठीक है, और आप डिलीवरी लॉट्स में कर रहे हो, तो जब लास्ट इंस्टॉलमेंट या लास्ट लॉट, ये जैसे यहाँ पे 3 लॉट्स हो गए ना, पहला दूसरा तीसरा, तो जब ये क्लियर हो जाएगा तब मुझे ITC मिलेगा। ओके, नाउ यहाँ पे लिखा गया है, एक और बात लिखी है पेमेंट के बारे में, लिखा है कि आपकी जो पेमेंट है, लेट सपोज जैसे मैंने ITC लेना है, ठीक है सर, और मुझे ITC पे भी करना होता है, तो यहाँ पे मैंने पे किया है और यहाँ पे मैंने इसका ITC लिया है, ठीक है सर, किसका सर, GST का। तो GST पे वो मुझे समझाने की कोशिश कर रहा है कि भैया मैंने जो भी परचेज किया था उसकी पेमेंट मुझे 180 डेज के अंदर कर देनी है, अगर मैं ये पेमेंट 180 डेज के अंदर नहीं करूँगा तो मुझे ITC नहीं मिलेगा। ठीक है सर, क्वेश्चन आया कि सर मैंने 180 डेज में नहीं किया, मैंने 190 डेज पे किया, तो सर यहाँ पे तो वो डिसअलाउ हो गया, फिर जैसे ही मैंने पे किया यहाँ पे तो वो मुझे ITC जो है अलाउ कर देंगे, लेकिन यहाँ पे इंटरेस्ट लगाया जाएगा मुझे इन 10 दिनों का जिसका मैंने डिले किया, और इस इंटरेस्ट पे कोई भी क्रेडिट नहीं मिलेगा, ये गवर्नमेंट के खाते में सबमिट हो जाएगा। आइए सर एक बार पढ़ते हैं क्या है ये
provided further that where a recipient fails to pay the supplier of goods or service or both other than the supplies which is tax payable on the reverse charge basis, okay. The amount towards the value of supply along with the tax payable thereon with a period of 180 days from the date of issue of invoice. उसके बाद इसने क्या बोला, अमाउंट इक्वल टू द टैक्स क्रेडिट अवेल्ड बाय द रेसिपिएंट शैल बी एडेड टू हिज आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, कि जितना आपने आईटीसी लिया है वो हम दोबारा से आपको ऐड बैक कर देंगे, इसको कहते हैं ऐड बैक करना, और उस पर ब्याज भी लगाएंगे, इंटरेस्ट भी आपसे चार्ज किया जाएगा अगर आप टाइम से पेमेंट नहीं करते हो तो। फिर क्वेश्चन लिखा है प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट, कि मान लो रेसिपिएंट शैल बी एंटाइटल्ड टू अवेल द क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स ऑन द पेमेंट मेड बाय हिम, कि सर मैंने 190 दिन पे पेमेंट कर दी टैक्स की, अब यहां से आपको मिल जाएगा, लेकिन इंटरेस्ट आपको रिवर्स नहीं होगा, वो गवर्नमेंट के खाते में चला गया क्योंकि आपने डिले किया। ओके सर, ये प्रोविजन इंपॉर्टेंट है सर, क्योंकि अगर एग्जामिनर ने पूछ लिया, वैसे एप्लीकेबल नहीं है अभी तक, प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं है, नॉलेज के लिए है, लेकिन आपको प्रॉपर तरीके से इसकी जानकारी होनी चाहिए। ओके, नाउ माय डियर फ्रेंड, इंटरेस्ट कितनी रेट से लगेगा? इंटरेस्ट लगेगा सर 18% के हिसाब से। ओके, फिर यहां पे लिखा गया है सर फ्रॉम द डेट ऑफ अवेलिंग ऑफ क्रेडिट टिल द डेट व्हेन द पेमेंट इज मेड टू द सप्लायर। तो सर ये टाइमिंग याद रखना कब से कब तक का है। फिर सर एक चीज और यहाँ पे एक्सेप्शन है सर, कि सर ऐसा नहीं होगा, कब नहीं होगा? जब विच इज टैक्स पेबल अंडर रिवर्स चार्ज है प्लस डीम्ड सप्लाईज विदाउट कंसिडरेशन, कि वो सप्लाई ही विदाउट कंसिडरेशन की हुई है, विदाउट सप्लाई की कंसिडरेशन हुई है तो भैया यहाँ पे पेमेंट तो आएगी ही नहीं। तो ये दो एक्सेप्शन है सर, यहाँ 5 स्टार लगाइएगा, हो सकता है आप छोड़ दें, लेकिन छोड़ना बिल्कुल भी मत, एग्जाम के पॉइंट से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद सर यहाँ पे क्लेम्ड ऑफ टैक्स कंपोनेंट आईटीसी नॉट अलाउड, यहाँ पे लिखा गया है कि जैसे आप ना जब पीजीबीपी पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको कहा जाएगा कि डेप्रिसिएशन दिया जाता है। लेट सपोज आपने 10,000 की कोई एसेट्स खरीदी, उस पर 20% डेप्रिसिएशन लिया, यानी 2,000 रुपये आपने इस पर घटा दिए, तो आपकी वैल्यू हो गई 8,000। क्वेश्चन रखा गया कि इस 10,000 में ये कहाँ से आया था, तो 8,000 ये वैल्यू थी इसकी, प्लस इसकी 2,000 जीएसटी था इसमें। तो कहा जा रहा है कि अगर आप जीएसटी क्लेम कर रहे हो तो आप डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर सकते, और अगर आप डेप्रिसिएशन क्लेम करोगे तो आप जीएसटी क्लेम नहीं कर सकते। तो यही कहा जा रहा है कि इन अदर वर्ड्स आइदर डेप्रिसिएशन ऑन टैक्स कंपोनेंट कैन बी क्लेम्ड अंडर इनकम टैक्स और आईटीसी और सच टैक्स पेड कैन बी अवेल्ड अंडर जीएसटी लॉ, कि या तो भैया डेप्रिसिएशन ले लो या तो आप आईटीसी ले लो, दोनों एक साथ नहीं ले सकते। सर एमसीक्यू और केस स्टडी के लिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, अगर एग्जामिनर चाहे तो आपको फंसा सकता है। सर एक चीज़ और रखी गई लास्ट आपके सामने कि टाइम लिमिट क्या है सर, आईटीसी हम कब तक ले सकते हैं? तो यहाँ पे बताया गया सर, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं सर, रिटर्न के टॉपिक में ही पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार ज़रा रिकॉल करिएगा। वो ये कहता है कि भैया 31 दिसंबर ऑफ ससीडिंग फाइनेंशियल ईयर पहला, और दूसरा इसने मुझे बताया है कि भैया सितंबर की रिटर्न कब जाती है, अक्टूबर, तो 20 अक्टूबर। तो इन दोनों में जो अर्लियर होगा तब तक आपको आईटीसी जो होगा वो क्लेम कर लेना होगा, इसके बाद आप सोचोगे तो हम अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा गया कि अगर रिवर्स्ड है, री अवेलिंग ऑफ क्रेडिट है, तो यहाँ पे इसको एक्सेप्शन के तौर पे रखा गया है, ठीक है सर, ये एक्सेप्शन है और इसको 5 स्टार लगाइएगा। आपसे 2 मार्क का क्वेश्चन बस इस बात पे पूछा जा सकता है, ठीक है सर। रिवर्स के केस में ये नहीं लगेगा, बाकी एक एग्जाम्पल है सर, 5 स्टार लगाऊंगा सर, इसको पढ़ लेना। तो सर अब हम नेक्स्ट जो डिस्कशन स्टार्ट करेंगे वो होगी हमारी ब्लॉक क्रेडिट की। आप लोगों से ब्लॉक क्रेडिट स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है सर, मैंने बेशक इस बात को 25 मिनट में बताया है, लेकिन आपको पढ़ने में कम से कम 10 मिनट लगेंगे, तो एक बार रिक्वेस्ट है आगे बढ़ने से पहले ये जो भी चीज़ें हमने पढ़ी स्टार्टिंग से, बहुत सारे स्टूडेंट्स को डर है सर इस चैप्टर से, मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट आपको, जो मेरे अपने दोस्त हैं, इनको इस चैप्टर से बिल्कुल भी डर ना हो, ठीक है सर। चलिए एक बार इसको स्टडी कर लीजिए अच्छे से। ये आप एक बार स्टडी कर लीजिए, 10 मिनट बाद इसको कंटिन्यू करिएगा सर आगे, और फिलहाल यहाँ तक इसको एकदम अच्छे से पढ़ लो। और अब हम डिस्कशन जो आगे की है वो किस पे करेंगे सर, ब्लॉक क्रेडिट के ऊपर। ओके दोस्तों, अभी हमें स्टार्ट करना है
सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 ब्लॉक क्रेडिट। जिन चीज़ों पे क्रेडिट नहीं मिलता, लेकिन अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले ही अपना सेक्शन 17 से पहले हमने सेक्शन 16 कंप्लीट किया था, जिसमें थी कि अगर आपको आईटीसी चाहिए तो आपको क्या क्या रूल्स रेगुलेशन जो हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे। देख सकते हैं सर आप, ये सारी चीज़ें हमने अभी स्टार्टिंग से पढ़ी, लेकिन आपका टाइम बचाने के लिए एक छोटा सा काम मुझे और दिखाना है। मैंने आपके लिए इस बुक में एक चार्ट ऐड करवा रखा है जो कि आईसीआई ने रिप्रेजेंट किया था, तो मुझे लगा आपके एग्ज़ाम के लिए काम आएगा। तो ये आप एक बार चार्ट देख लो सर, एग्ज़ाम टाइम में आप इससे रिवाइज़ कर सकते हो। तो जितना भी आपने 4-5 पेज पे पढ़ा उसको लास्ट टाइम में आप यहाँ से रिवाइज़ कर सकते हो। आइए सर एक बार रीडिंग देता हूँ मैं आपके लिए, अगर आप चाहते हैं तो। आइए, सेक्शन 16 सर क्या कहता है ये कहता है कि रजिस्टर्ड पर्सन है टू अ टेक क्रेडिट ऑफ टैक्स पेड ऑन इनवर्ट सप्लाई, कि भैया इनवर्ट सप्लाई कौन सी होती है सर, उसकी परचेज। ठीक है, तो वो परचेज पे कह रहा है कि मुझे क्रेडिट दे दो। तो सबसे पहले कहा गया कि पहले ये देखो क्या वो उसे बिजनेस में यूज़ करता था। फिर दोबारा उससे कहा गया कि आइए सर आपकी कुछ कंडीशंस जो हैं वो हम चेक करना चाहेंगे। क्या आप रिटर्न फाइल करते हैं, जीएसटी की रिटर्न? अच्छा सर। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आपने उस इन बिल पे, ये जो इनवर्ट सप्लाई थी इसके ऊपर क्या आपने जीएसटी पे किया कैश में, या फिर अपना पहले का अकाउंट खोल के वेबसाइट के थ्रू, या फिर अपने पोर्टल के थ्रू क्या आपने जीएसटी पे किया? क्या जो इनवॉइस आपने लिया था उससे रिलेटेड आपने वो गुड्स या सर्विस जो आपको लेनी थी आप क्या ले चुके हो? क्या उन्होंने आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी वैलिड टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट या प्रिस्क्राइब टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट दिया? ये बातें पूछी जाएंगी आपसे। नाउ यहाँ पे कहा जाएगा कि भैया बिल टू शिप टू मॉडल का एक केस था, मैंने आपको कहा था सेल्फ स्टडी में आप कर लेना, क्योंकि हम ऑलरेडी इस पॉइंट को कवर कर चुके हैं पिछले चैप्टर में। फिर यहाँ पे टाइम लिमिट बताया गया कि कितने समय के अंदर, तो यहाँ पे बताया गया कि 20 अक्टूबर तक, और यहाँ पे कहा एनुअल रिटर्न तक, विच एवर इज जो अर्लियर होगा उसको लिया जाएगा। एक्सेप्शन है यहाँ पे कि अगर रीअवेलमेंट ऑफ आईटीसी है तो यहाँ पे एक्सेप्शन रखा गया। फिर आपसे कहा गया क्या आपने पेमेंट जो थी 180 दिन में की, अगर नहीं की तो 18% के हिसाब से आपको टैक्स जो है वो देना पड़ेगा। फिर यहाँ पे इसका एक्सेप्शन ऐड कर दिया गया है, इसको 5 स्टार रखेगा। तो सर जो भी आपने पढ़ा इसको एक चार्ट के थ्रू आप यहाँ पे रिवाइज कर सकते हैं। आइए सर ऊपर चलते हैं और ब्लॉक क्रेडिट का जो टॉपिक है सिलसिला, आइए उसको स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 ब्लॉक क्रेडिट मतलब क्या है सर? इस पॉइंट का आप जो हमें पढ़ाने वाले हैं सर, ये आपको एग्जाम में एक अच्छा सा 5 मार्क का गिफ्ट जो है वो दे के जा सकता है, सिर्फ ये टॉपिक इस चैप्टर के अंदर। सर इसका कहना ये है कि सर आपने 20,000 रुपये का सामान खरीदा, 10% जीएसटी दिया, हो गए सर 2,000 यहाँ पे ऐड, टोटल हो गया 22,000। अब क्या किया आपने? सेल कर दिया सर, सेल कर दिया आपने इसी 22,000 को आपने सेल कर दिया सर 50,000 में, और आपने 10% सर यहाँ पे जीएसटी जो था इस पर ऐड किया, ये हो गया सर 55,000। तो आईटीसी कहता क्या है? आईटीसी ये कहता है कि भैया आप ये जो 5,000 गवर्नमेंट को पे करने वाले थे ना, इसमें से 2,000 जो है वो लेस करा दो, तो अब गवर्नमेंट को आपको नेट 3,000 रुपये पे करना पड़ेगा। क्वेश्चन है सर ब्लॉक क्रेडिट का मतलब क्या है? मतलब ये 2,000 हम अलाउ नहीं करेंगे, आप गवर्नमेंट को 5,000 ही पे करोगे। तो क्वेश्चन ये है सर वाई यू डूइंग दिस, कि सर आप एक अच्छे बच्चे के साथ ऐसा क्यों कर सकते हैं? आप ऐसा क्यों कर रहे हैं सर? आप क्यों मुझे परेशान कर रहे हैं, और क्यों यहाँ पे आप मुझे क्रेडिट नहीं दे रहे हैं? दिस इज ब्लॉक क्रेडिट सेक्शन 17 सबसेक्शन 5। आइए सर इन वर्किंग्स को हटा देते हैं और पूरा ध्यान आप लाएंगे अपने इस प्रोविज़न सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 पे। सर ये क्या कहता है? कहता है नन एलिजिबिलिटी ऑफ क्रेडिट, कि भैया हम आपको क्रेडिट नहीं देंगे आपके आईटीसी पे। शैल नॉट बी अवेलेबल, हम नहीं देंगे सर। सर क्यों नहीं दोगे? तो सर हम आपको नाम बता दे रहे हैं, इन पे हम आपको क्रेडिट नहीं देंगे। सबसे पहले आपको दिया गया मोटर व्हीकल एंड अदर कन्वेंसेस, मोटर व्हीकल एंड अदर कन्वेंसेस को यहाँ पे रख दिया गया, लेकिन फिर यहाँ पे कहा गया एक्सेप्ट, इन चीज़ों को छोड़ देना। यानी मोटर व्हीकल आपने खरीदा है, आपने कार खरीदी है, या कोई भी दूसरा यातायात का सामान खरीदा है, आपने कोई भी कैपिटल गुड्स खरीदा है, हम उस पर ब्लॉक क्रेडिट
ब्लॉक क्रेडिट का प्रोविजन कहता है हम उस पर क्रेडिट नहीं देंगे, एक्सेप्ट मतलब हम दे देंगे, लेकिन कब? इफ़ दे आर यूज, अगर वो प्रयोग में लाई जाएंगे। सर क्यों, किस चीज़ में आप प्रयोग में ला रहे हो? तो मेरा कहना है सर, फर्दर मेकिंग ऑफ सप्लाई ऑफ सच व्हीकल और कन्वेंस। मतलब मैंने एक कार खरीदी, लेकिन मैंने उसको कार को बेच दिया, मतलब मेरे पास होंडा का शोरूम है। क्या सर? शोरूम है। सर इस कार की वैल्यू थी 25 लाख। मैंने ये किससे खरीदी थी सर? सर ये मैंने बनाई थी, और फिर मैंने इस कार को 27 लाख का बेच दिया सर। यहाँ पे 2 लाख रुपए मेरी जेब में आ गए। मतलब मैं इसे अपने यूज़ के लिए यूज़ नहीं करूँगा, मैं इसे फर्दर फ्यूचर में आगे सेल कर दूंगा। ओके, उसके बाद हो सकता है आप इसका ट्रांसपोर्टेशन और पैसेंजर करें, मतलब वो अपने घर में नहीं रखेंगे, आपका एक ऑफिस है सर। सर जो पैसेंजर होते हैं सर, आप खुद इसका यूज़ नहीं करेंगे, आपके ऑफिस में ऐसी बहुत सारी गाड़ियाँ हैं जिसमें जो अच्छे अच्छे लोग होते हैं वो बैठते हैं, और फिर ऐसे अच्छे अच्छे लोगों को आप उनके डेस्टिनेशन तक पहुंचाते हैं पैसेंजर को लाने जाने के लिए। सर मैं पैसेंजर को नहीं लाता रह जाता, फिर सर मैं उनको कार चलाना सिखाता हूँ, या मैं जो अदर कन्वेंसेस है उनको चलाना सिखाता हूँ, मैं उनको ड्राइविंग सिखाता हूँ, मैं उनको, मेरे पास एयरप्लेन है तो उड़ना सिखाता हूँ, नेविगेशन करना सिखाता हूँ उस व्हीकल से या कन्वेंसेस से। मतलब मैं इसे समझो आप, मैं इसे इन्वेस्ट करके इससे पैसा कमाता हूँ सर, पैसा कमाता हूँ। इसका मतलब क्या है? अर्निंग मनी। सर मैं इसे कंज्यूम नहीं कर रहा हूँ, मैं इसे अर्निंग कर रहा हूँ, और ये अपने व्यवसाय में कर रहा हूँ। हो सकता है कि मैं इसे दोबारा से बेच दूँ, फर्दर सप्लाई कर दूँ, हो सकता है मैं पैसेंजर को लाऊं ले जाऊँ, हो सकता है मैं ट्रेनिंग दूँ सर, किसको सर? ड्राइविंग की, फ्लाइंग की, नेविगेशन की, इसके ज़रिए। या फिर सर मैं गुड्स को लाता ले जाता हूँ, जैसे डीटीडीसी वाले गुड्स को इधर से उधर करते हैं सर, डीटीडीसी वाले। या फिर एक अमेंडमेंट यहाँ पे ऐड की गई, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन विद सीटिंग कैपेसिटी मोर देन 13 और ग्रेटर देन 13 या इक्वल टू 13 इंक्लूडिंग द ड्राइवर, यूज ऑफ एनी पर्पस इज अलाउड। अलाउड मतलब कि इस पे आपको जीएसटी मिल जाएगा। ये वही पॉइंट था, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे नंबर जो है वो ऐड कर दिए गए, पहले ये नंबर नहीं हुआ करता। तो ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर है, पैसेंजर कह लो या पर्सन कह लो, चलो ठीक है सर, पैसेंजर नहीं है सर, ठीक है। आप किसको ले जा रहे हो? आप चाहे पैसेंजर कह लो या पर्सन कह लो, आप ओला हो जाओ या कुछ भी हो जाओ, आप 13 पर्सन इंक्लूडिंग ड्राइवर, ठीक है सर। अगर आप ले जा रहे हो, ला रहे हो, तो हम इस पे आपको इनपुट टैक्स, जीएसटी के अंदर इनपुट टैक्स क्रेडिट का अलाउ कर देंगे। ये अमेंडमेंट है सर, यहाँ पे केस स्टडी बन सकती है सर, और सर प्लस एमसीक्यू भी यहाँ पे बन सकता है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान यहाँ पे दीजिएगा, आपसे गुजारिश है। ओके सर हमें ना समझ में आ गया, आप टेंशन मत लो, हम बहुत अच्छे बच्चे, हम एक बार में समझ लेते हैं। मैंने कहा वेरी गुड, आइए सर। फिर सर यहाँ पे क्लेरिफिकेशन के लिए आपको कुछ एग्जाम्पल दिए गए, जैसे आपने कार खरीदी है कस्टमर के लिए, आप डीलर हैं सर, सेल करते हैं, या फिर एक कंपनी इंगेज है ट्रांसपोर्टेशंस वगैरह करवाने के लिए। तो ये कुछ एग्जांपल्स है सर, ये आप सेल्फ स्टडी कर लेना, आपको हेल्प करेगा सर। ओके सर, ठीक है सर। तो सर ये था पॉइंट नंबर ए। तो सर ये कैपिटल ए है, वैसे लॉ इसको कैपिटल ए नहीं कहता, लॉ इसको स्मॉल ए कहता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 आ गया, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। पॉइंट नंबर क्या आ गया सर? ए के बाद यहाँ पे जब आप पढ़ रहे थे, यहाँ पे गिव मी 1 सेकेंड, फॉर मेकिंग, यहाँ पे आपने क्या देखा? फॉर मेकिंग द फॉलोइंग टैक्सेबल सप्लाई। ये ए में 1 पॉइंट था। अब ए में ही जब आप इसको कंटिन्यू रखते हो तो एक पॉइंट और आता है, और वो है पॉइंट नंबर 2, ठीक है सर। लेकिन इससे पहले यहाँ पे लिखा है सर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। आप गुड्स को ट्रांसपोर्ट करते हो सर। सर गुड्स को ट्रांसपोर्ट करते हो? हाँ जी सर, हम गुड्स को लाते ले जाते हैं। अच्छा ठीक है सर, आप गुड्स लाइए ले जाइए। यहाँ पे आइटम के नाम रखे गए, ऑथराइज डीलर है सर। मोटर व्हीकल और अदर कन्वेंस के लिए कह रहे हैं, क्या आईटीसी मिलेगा? आंसर इज यस सर। मोटर कार यूज़ करते हैं मोटर ट्रेनिंग के लिए, मिल जाएगा सर। सर ट्रक यूज़ करते हैं जीटीए सर्विस के लिए, सर मिल जाएगा आपको। उसके बाद क्या ट्रक यूज़ करते हैं सर मैन्युफैक्चरिंग के लिए, मिल जाएगा। ट्रक यूज़ कर सकते हैं पांडाल और शामियाना कॉन्ट्रैक्ट के लिए, मिल जाएगा सर क्रेडिट आपको। ट्रक यूज़ करते हैं सर हम बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट के लिए, मिल जाएगा सर। टैक्सेबल पर्सन है,
बिजनेस में यूज़ कर सकता है। सर टैक्सेबल पर्सन बिजनेस में यूज़ कर सकता है। सर ये कहीं भी नहीं लिखा है, इस पर आईटीसी नहीं मिलेगा। ओके सर, ये पॉइंट क्लियर हुआ। लेकिन एक छोटी सी बात मुझे और बतानी है आपको यहाँ पे, ठीक है। और ये पॉइंट जैसे ए था, यहाँ पे मैं ये सारी चीज़ें रफ कर रहा हूँ, इरेजर जी मेरी थोड़ी हेल्प कीजिए। जैसे ये पॉइंट ए था ना, यहाँ पे ए, ये स्मॉल ए था, ठीक। और ये अभी जब हम पहुँच गए यहाँ पे रीडिंग के लिए, तो ये बी आ गया। एक्चुअली ये स्मॉल बी है, ठीक। लेकिन इससे पहले मुझे आपको एक पॉइंट ऐड कराना है, दैट इज़ डबल ए, जो कि अमेंडमेंट के तौर के पे आपके सिलेबस में ऐड हुआ है, ठीक है सर। यहाँ पे ऐड कीजिए अमेंडमेंट। सर क्या है सर ये अमेंडमेंट? सर ये है डबल ए, मतलब ए के बाद डबल ए ऐड कर दिया गया। बाकी सारी चीज़ें आपने पढ़ रखी है, बस ये हल्का सा मुझे बताना है। सब कुछ सेम है सर, इसमें भी पॉइंट 1 है और पॉइंट 2 है। पॉइंट 2 सर सेम वही है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, ठीक है सर। जैसा अभी आपने पढ़ा सेम वही है। और इससे पहले इन्होंने क्या बता रखा है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, तो अभी आप ऊपर पढ़ भी चुके हो सर, आप इसको नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा, लेकिन आपको फिर भी मैं आगे लिखवा दे रहा हूँ कि सेम है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स हमें ध्यान देना है सर इस लिस्ट पे, जो हल्का सा ऐड ऑन किया गया है। सर डबल ए है किसके बारे में, सबसे पहला क्वेश्चन ये, तो डबल ए जो है वो है वेसल के लिए, पानी वाले जहाज, ठीक है सर, एंड एयरक्राफ्ट के लिए। तो पहले था जो रोड पे चलते हैं, अब पानी में और जो हवा में चलते हैं उनको भी यहाँ पे ऐड कर दिया गया। और यहाँ पे क्या कहा गया है सर कि ये ब्लॉक है, ब्लॉक क्रेडिट है, एक्सेप्ट मतलब कि हम इस पे आईटीसी दे देंगे, लेकिन आपको यूज़ करना है इफ़ दे आर यूज्ड, ठीक है सर। अगर आप इनका प्रयोग करेंगे सर, कहाँ कहाँ करना है, अगेन वही सारी चीज़ें आ जाएंगी। ए, और यहाँ पे लिख देना कि फर्स्ट पॉइंट में आपको वो कह रहा है कि आपको टैक्सेबल सप्लाई करनी है, टैक्सेबल सप्लाईज आपको करनी है, और उनका नेम हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप क्या क्या करेंगे तो आपको आईटीसी मिल सकता है। पहला, आप इसकी सप्लाई कर दे सर, किसको सर, आपने जो परचेज किया था ना, ये परचेज जो आपने किया है, इसको आप फर्दर क्या कर दो सर, सप्लाई कर दो। और क्या सप्लाई करना है सर, वही आपको वेसल या एयरक्राफ्ट को आप किसी और थर्ड पार्टी को सेल कर देते हो, ठीक है, थर्ड पार्टी का आपने सेल कर दिया, सेम वही है, लेकिन ये अब किसके लिए हो गया सर, वेसल एंड एयरक्राफ्ट के लिए। ओके सर, बी कहते हैं सर आप ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो सर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, हमने सर पैसेंजर को लाते ले जाते हैं। ओके सर, पैसेंजर को लाओ ले जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद सर सी पॉइंट, सर हम ना ट्रेनिंग देते हैं सर अब क्या ड्राइविंग करवाओगे, नहीं सर ये ड्राइविंग वाली चीज़ें नहीं है, इसको सर डायरेक्ट लिखा गया ऑन नेविगेटिंग सच वेसल, कि भैया हम उन वेसल्स को चलाना सिखाते हैं, ठीक है सर, वी आर ड्राइविंग स्कूल। ओके, उसके बाद है ट्रेनिंग ऑन फ्लाइंग, ट्रेनिंग इसी को डी में ऐड कर दिया गया कि फ्लाइंग सच एयरक्राफ्ट, जो एयरक्राफ्ट लिया था ना सर, हम उसको उड़ाना सिखाते हैं। तो ये कुछ बातें ऐड की गई हैं वेसल्स एंड एयरक्राफ्ट से रिलेटेड। ये एक छोटी सी अमेंडमेंट थी जो मुझे आपको बतानी थी। आई होप आप लिख चुके हो मेरे साथी। ओके जी, नाउ माय डियर फ्रेंड, अब हमारे पास पॉइंट नंबर बी है कि सर हमने ना ये काम किए सर, क्या किया है सर हमने ना सप्लाई की है सर, किसकी, गुड्स और सर्विस और बोथ की। अच्छा सर, हमने फूड एंड बेवरेज लिया, हमने अपने लिए ना पिज्ज़ा बर्गर वगैरह मंगवाए, कोक वगैरह मंगवाई सर, यहाँ तक लिख लेना सर, ब्लॉक क्रेडिट, इस पे आपको जीएसटी अवेल करने के लिए आईटीसी नहीं मिलेगा। ओके सर, आउटडोर कैटरिंग करवाइए सर, नहीं मिलेगा सर ब्यूटी ट्रीटमेंट करवाया है सर, नहीं मिलेगा सर, हेल्थ इंश्योरेंस करवाया है, हेल्थ सर्विस दिए सर, नहीं मिलेगा सर, कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जरी करवाई है, नहीं सर। आपने ये जो भी लिया इस पे आपको आईटीसी अवेल करने को नहीं मिलेगा सर। एमसीक्यू बन सकता है सर, केस स्टडी बन सकती है, आई रिक्वेस्ट यू आप लोग अच्छे से करें।
यहाँ पे एक एक्सेप्शन रखा गया है सर। अभी कल परसों एक स्टूडेंट का कॉल आया था, उसने मेरे से ये एक्सेप्शन पूछा, लेकिन उसको प्रोविज़न क्लियर नहीं था। तो प्रोविज़न क्लियर होना चाहिए कि अगर ये सारी चीज़ें आप खुद के लिए लेंगे तो इस पर ITC नहीं मिलेगा। एक्सेप्ट यहाँ पे लिखा गया है कि आप इनवर्ड सप्लाई ले रहे हो गुड्स और सर्विस की और बोथ की ऑफ अ पर्टिकुलर कैटेगरी। ये जो कैटेगरी हम आपको बता रहे हैं ऊपर, ये कैटेगरी आपने यूज़ की और किसने लिया है सर? सर ये हम एक रजिस्टर्ड पर्सन है। और हमने किस लिए लिया है सर? सर इसलिए लिया है ताकि हम आगे किसी को ये फॉरवर्ड कर सकें। मतलब मैंने फूड और बेवरेज इसलिए नहीं लिया कि मैं खुद खाऊंगा, मैंने इसलिए लिया कि मैं आगे इसको सेल करूंगा। सर ITC मिल जाएगा। सर आउटडोर केटरिंग मैंने सर्विस ली, इसलिए नहीं ली कि मैं यूज़ करूंगा, मैं इसे आगे देना चाहता हूँ। ओके सर। सर ब्यूटी ट्रीटमेंट मैंने इसलिए नहीं लिया कि मुझे खुद यूज़ करना है, ठीक है सर। फेयर एंड लवली और ये सब मैं खुद यूज़ नहीं करूंगा, मैं आगे दे दूंगा। ओके। उसके बाद है हेल्थ सर्विस, ठीक है सर। मैंने प्रोटीन वगैरह शेक वगैरह मंगाया ताकि डोले शोले बने, सर मैं इसलिए नहीं ले रहा कि मैं खुद यूज़ करूंगा, मैं इसको आगे प्रोवाइड कर दूंगा। ओके सर। कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जरी, सर मैंने इसलिए नहीं करवाई कि मुझे चाहिए, मुझे आगे किसी को फॉरवर्ड करनी है। तो वो यही कह रहा है कि आपने ली इसलिए नहीं ली कि आप यूज़ करोगे, आपने इसलिए लिया कि इसे आउटवर्ड आप करने वाले हो। ठीक है सर। सेम चीज़ अप्लाई हो जाती है और आप सेम क्लास में इसको आगे फॉरवर्ड कर सकते हो एज एन एलिमेंट ऑफ टैक्सेबल कंपोजिट और मिक्स अप्लाई के तौर पे। मतलब आपने ये सारी चीज़ें ली, अब आपने यहाँ से क्या लिया सर? बर्गर लिया। और बर्गर के साथ मैं GST की बुक भी सेल कर रहा हूँ सर, और पैकेज बना दिया सर 1000 रुपये का। तो वही वो कह रहा है आप मिक्स अप्लाई करके आगे कुछ भी सेल आउट कर सकते हो। ठीक है सर। ओके। तो ये कुछ एग्जाम्पल है सर, ये आप रीड आउट कर लोगे और मेरे हिसाब से ये 5 स्टार है सर। बहुत ध्यान से इसको पढ़ना, वरना हमेशा की तरह हो सकता है आपसे गलती हो जाए, बट मैं चाहता हूँ 100% आपके मार्क्स आने चाहिए, इसको अच्छे से करके जाना। फिर सर आगे हम पढ़ते हैं मेंबरशिप ऑफ अ क्लब हेल्थ एंड फिटनेस। सर मैंने ना सर्विस ली है सर। सर क्या सर? सर मैं जिम जाता हूँ, मैं वहाँ पे जाके बड़े बड़े लोगों से मिलता हूँ सर, बॉडी शॉडी बनाता हूँ, हेल्थ। सर फिटनेस सेंटर जाता हूँ। तो सर अगर ये मैंने सर्विस ली है तो हमें इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है सर। ओके। आगे आपसे कहा गया, ये सेम पहले वाले प्रोविजन की तरह है, लेकिन आपको समझना है, आपने एक कैब ली सर, या फिर आपने लाइफ इंश्योरेंस लिया सर, या आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया सर। सर ये सभी ब्लॉक क्रेडिट में आते हैं, एक्सेप्ट वेयर मैंने सर इसलिए लिया है, मैंने LIC इसलिए लिया है सर। क्यों लिया है सर? मैंने क्योंकि यहाँ पे क्या बोला गया, क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा था कि लाइफ इंश्योरेंस में कहा गया कि आप अपने एम्प्लॉय का इंश्योरेंस करवाओ, गवर्नमेंट के कहने पे कराया सर। गवर्नमेंट ने कहा हेल्थ इंश्योरेंस कराओ, इसलिए मैंने करवाया। ठीक है सर। मतलब आप इसलिए नहीं ले रहे कि मुझे चाहिए, इसलिए ले रहे हो क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा है, तो ये इस पे आपको ITC मिल जाएगा। अगेन यहाँ पे कहा गया, जैसे मैंने रेंट अ कैब का एक एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पे। मैंने ओला से एक कैब मंगाई कि सर दिल्ली टू चंडीगढ़ जाना है सर। ओके सर कितने रुपए लेंगे? सर उसने बोला 3500 रुपये ओला लें। मैंने कहा ठीक है, वो आ गया सर। फिर मेरा एक कस्टमर था, ठीक है सर, उसको इमरजेंसी में जाना था, मैंने उसको भेज दिया सर। सर इससे इनवॉइस ले रहा था मैं 10,000 का, अब मैं इससे इनवॉइस ले रहा हूँ 15,000 का। क्यों सर? मैंने भी इसमें 1500 की कमीशन खा ली। ओके। तो वो यही कह रहे हैं कि आप अपने लिए लोगे तो अलाउ नहीं है, लेकिन अगर आप अपने कस्टमर को या आउटवर्ड सप्लाईज की करोगे तो ये अलाउ हो जाएगा। सच इनवर्ड सप्लाई, ये जो भी इनवर्ड सप्लाई है, गुड्स की, सर्विस की, बोथ की, पर्टिकुलर कैटेगरी की, रजिस्टर्ड पर्सन अगर यूज करेगा, क्यों कर रहा है सर? क्योंकि इसे आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई देनी है, तो ये अलाउ हो जाएगा और इस पे ITC मिल जाएगा। ओके सर। सेम कैटेगरी ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ एज पार्ट ऑफ द मिक्स सप्लाई। कि सर कई बार होटल वगैरह में होता है, कोई गेस्ट आता है, उसको कैब पूरे दिन घुमाती है और वो होटल का पैकेज होता है, तो ये उसके लिए यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। ये एग्जाम्पल है सर आपकी बुक में, इनको रीड आउट आप कर लेना। ओके। फिर सर यहाँ पे इसको ब्लॉक क्रेडिट में रखा गया। ट्रेवल बेनिफिट दे रहे हैं सर। कौन दे रहा है सर? एक्सटेंडेड टू, बढ़ा के दिया जा रहा है एम्प्लॉय को, ऑन वेकेशन, छुट्टी पे, सच एज लीव और होम ट्रेवल कंसेशन। तो सर ये ब्लॉक क्रेडिट है सर, इस पे ITC नहीं मिलेगा। ओके। नाउ यहाँ पे अगेन मेरे पास कॉन्सेप्ट है सर C एंड D। यहाँ पे ये C है, यहाँ पे ये D है। ये क्या कहता है सर? वर्क कॉन्ट्रैक्ट है सर कोई, सर्विस व्हेन सप्लाइड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन प्लांट एंड मशीनरी। मतलब सर हो सकता है मैं घर बनवा रहा हूँ अपना, ठीक है सर, मैंने किसी से कहा, मतलब मजदूर आए हैं सर, ठेकेदार,
ठेकेदार, वो सर क्या करते हैं सर, वो अपने साथ लेबर लाते हैं सर, और ये सब मिलके क्या करते हैं सर, ये घर बनाते हैं। ओके, और इनको प्लस जो भी सामान वगैरह चाहिए जैसे सीमेंट हो गया या फिर ब्रिक्स हो गई, वो मैं देता हूं सर। ओके, तो ये वर्क कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब ये कह रहे हैं कि आपने जो भी सामान लिया, हो सकता है सीमेंट लिया, ब्रिक्स लिया, या फिर इनकी सर्विस ली, फिर वो कह रहा है कि ये घर मैंने अपने लिए नहीं बनाया, मैं बीच में एक एजेंट था, मैंने इन सबकी सर्विस ली, ठीक है सर, और फिर मैंने ये सर्विस किसी और के घर बनवाने में लगा दी। अब मैंने इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था 5 लाख का, और यहां पे मैंने काम किया और मुझे मिल रहे हैं 8 लाख, तो ये 3 लाख मैंने इसलिए लिए क्योंकि मैं बीच में रह के काम करवा रहा हूं, तो यहां पे आईटीसी मिल जाएगा। लेकिन वही मैं अगर अपना घर बनवा रहा हूं तो आईटीसी नहीं मिलेगा, वो ये समझाना चाहता है, ठीक है सर। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स है सर, ये आप सेल्फ स्टडी में देख सकते हैं। उसके बाद है अगला पॉइंट कि भैया अब ये क्या कह रहा है, गुड्स है, सर्विस है, बोथ है। एक टैक्सेबल पर्सन ने लिया है सर फॉर कंस्ट्रक्शन एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, आप कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है बनवा रहे हो, ओके, ऑन हिज ऑन अकाउंट, अपने लिए या अपनों के लिए, इंक्लूड्स व्हेन सच गुड्स और सर्विस और बोथ आर यूज्ड इन द कोर्स ऑफ द बिजनेस। इसमें वो भी शामिल है कि अगर मैं अपने बिजनेस के लिए भी बनवा रहा हूं, मतलब मैं इसकी आउटवर्ड सप्लाई कर रहा हूं, क्या आउटवर्ड सप्लाई मैं किसी और को सेल कर रहा हूं सर, नहीं, मैं अपने ऑफिस में यूज कर रहा हूं, तो सर ऑफिस में यूज कर रहे हो ये सारी सर्विसेज, तो भी आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा सर। अब यहाँ पे कुछ बातें यहाँ पे ऐड की गई हैं, एक्सप्लेनेशन है जो भी आपने पढ़ा, इस पे मैं आपको बस ये बता रहा हूँ कि जो भी रिपेयर है, कैपिटलाइजेशन से रिलेटेड, जो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड, हम कॉन्ट्रैक्ट में जो भी आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है, ठीक है सर, हम उसमें आपको अलाउ चीज़ें नहीं करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट ही लिखना है, कॉन्ट्रैक्शन मत लिखना है यहाँ पे, द एक्सप्रेशन कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, या फिर रिकंस्ट्रक्शन जो है, या फिर इसे कॉन्ट्रैक्शन की जगह इस वर्ड को आप लिख दो कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो वो ये कह रहा है कि बेशक वो कैपिटलाइज हो, हम उस पर आईटीसी नहीं देंगे। फिर इसने मुझे प्लांट एंड मशीनरी की डेफिनेशन बताने के लिए कहा है, लेकिन यहाँ पे 5 स्टार लगाना सर, हो सकता है एग्जामिनर पूछ ले आपसे 2 to 3 मार्क्स में और आपके मार्क्स ना आए, इसलिए इसको ध्यान सुनेगा। कहता है कि इसमें सब कुछ आता है, अपैरेटस आता है, इक्विपमेंट आता है, मशीनरी आती है, सब कुछ आता है, जो भी चीज़ें जमीन से जुड़ जाती हैं या फिर उस मशीन को इस्टेब्लिश करने के लिए जो फाउंडेशन बनाया जाता है, जो स्ट्रक्चर बनाया जाता है, वो भी प्लांट एंड मशीनरी में आता है। लेकिन इसमें क्या शामिल नहीं होगा, इसमें कोई भी लैंड, बिल्डिंग या सिविल स्ट्रक्चर शामिल नहीं होगा। टेलीकम्युनिकेशन के टावर जो हैं, जैसे जियो के टावर जो लगते हैं, जियो टावर, वो शामिल नहीं होंगे। कोई भी पाइपलाइन है जो फैक्ट्री से प्रीमाइसेस तक सेट ऑन हुई है अंडरग्राउंड, वो भी इसमें शामिल नहीं होगी। ये चीज़ यहाँ पे इन्होंने समझाया है, ओके सर। फिर कुछ एग्जांपल्स है सर, ये आप रीड कर सकते हैं। नाउ माय डियर फ्रेंड, गुड्स और सर्विस के लिए बताया गया है कि जो भी गुड्स है, जो भी सर्विस है, या फिर बोथ है, जो भी आप कर रहे हो, विच टैक्स हैज बीन पेड अंडर सेक्शन 16, जो आपने सेक्शन 16 में पे किया है, मतलब सर कोई भी गुड्स है, कोई भी सर्विस है, या दोनों ही है, ऑन विच, जिसके ऊपर tax has been paid under section 16. A registered person who has opted for composition scheme not eligible to take input tax credit. तो सर ये किसके लिए बताया गया है, ये बताया गया है कंपोजिशन स्कीम वालों के लिए, कि अगर आप कंपोजिशन स्कीम में हैं तो आपको आईटीसी का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा, ठीक है सर। उसके बाद पॉइंट नंबर एफ है, यहाँ पे गुड्स है, सर्विस है, बोथ है, रिसीव्ड हुआ सर नन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन को, तो भी आपको आईटीसी का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। सर आपके घर में एसी था, फ्रिज था, कुछ भी था, ठीक है सर, आप पर्सनल कंजम्पशन कर रहे हो सर, बिजनेस में नहीं यूज कर रहे, पर्सनल कंजम्पशन, तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। सर आपका जो स्टॉक था वो लॉस्ट हो गया, स्टॉलन हो गया, डिस्ट्रॉयड हो गया, रिटर्न ऑफ हो गया, डिस्पोज्ड ऑफ हो गया, या फिर आपने गिफ्ट के तौर पे किसी को दे दिया, या फिर फ्री सैम्पलिंग के तौर पे किसी को दे दिया, तो इस पे भी आईटीसी नहीं मिलेगा। कोई भी गुड्स लॉस्ट हुआ, स्टॉलन हुआ, डिस्ट्रॉयड हुआ, रिटर्न ऑफ हो गया, डिस्पोज्ड ऑफ हो गया, ठीक है सर, या फिर आपने गिफ्ट के तौर पे दे दिया, फ्री सैंपल दे दिया, एग्जाम्पल से सर 5 स्टार लगाइएगा, जरूर पढ़िएगा, इसे भी आप आईटीसी जो है नहीं देंगे, ओके सर। लास्ट पॉइंट, ये एक्चुअली सारे सेक्शन ये फाइनल में, लेकिन हल्का सा समझिएगा यहाँ पे
तीनों ही केस में आईटीसी जो है अवेलेबल नहीं है। तो तीनों ही केस में आईटीसी जो है अवेलेबल नहीं है। सर ये है क्या? सर ये कहता है कि भैया आपने टैक्स पे नहीं किया, शॉर्ट पेड किया, ये टैक्स नहीं पे किया, फ्रॉड किया या जानबूझ के विलफुल मिसस्टेटमेंट की, तो भैया इस पे आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। फिर इट डील्स विद डिटेंशन, सीजर एंड रिलीज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट विथ रिमूव्ड कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द लीगल प्रोविजन। आप लॉ का उल्लंघन करने के लिए कुछ गलत तरीके से काम कर रहे थे और उसको सीज किया गया, तो उस गुड्स पे जो सीज हो चुका है अब उस पे आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। या फिर कोई और ऐसे सर्कमस्टांसेस जिसमें हमें पता चल रहा है कि आप कुछ गलत करने जा रहे हैं, उस पर भी हम आईटीसी आपको नहीं देंगे। तो सर ये जो भी आपने पढ़ा मेरे साथ, यहाँ पे इन चीज़ों को अपोर्शनमेंट अभी मत देखिएगा, ये भी मत देखिए। आई थिंक इसका चार्ट शायद ऐड नहीं है इसमें, एक सेकेंड। यस सर, ब्लॉक क्रेडिट। तो सर आपने जो भी पढ़ा भी मेरे साथ, मैं आपको 10 मिनट का टाइम देता हूँ, ठीक है सर। वीडियो को यहाँ रोक दीजिए, वीडियो को यहाँ बंद कर दीजिए, आराम से जाइए और जो भी आपने पढ़ा इसको रिवाइज कीजिए। जो भी हमने पढ़ा यहाँ पे, एक तो इस चार्ट में और इस चार्ट में, 2 चार्ट में आपको सारी चीज़ें गिवन है, ठीक है सर। ये 2 चार्ट जो हैं आपके, ये रिवीजन के पर्पस के लिए आपके ब्लॉक क्रेडिट का जो भी आपने पढ़ा, इतना सारा लंबा जो भी आपने आधे घंटे यहाँ पे स्पेंड किए हैं, 30 मिनट्स, ये आपको रिवीजन करने में हेल्प करेंगे। तो एक बार तमीज़ से उन्हें पढ़ लीजिए, आपको कोई दिक्कत एग्ज़ाम के दौरान नहीं आएगी, ठीक है सर। तो ये बीच में कुछ चीज़ें हैं मैं अभी छोड़ रहा हूँ, मैं अभी इन्हें डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि आप जब ब्लॉक क्रेडिट कर लेंगे तो इसके बाद ब्लॉक क्रिएट करने के बाद मैं आपके साथ अब डिस्कस करना चाहता हूं स्पेशल सर्कमस्टांसेस, सेक्शन 18, ठीक है सर। सेक्शन 18 जो है मैं जब डिस्कस कर लूंगा आपसे, रीड विथ रूल 40 CGST रूल्स, ये सर ये जब आप पढ़ोगे मेरे साथ अभी, तो ये कितना बड़ा है सर? सर ये बस इतना बड़ा है, मेन ये यहीं तक है, ठीक है सर। फिर इन्हीं बातों को यहाँ पैराग्राफ वाइज सारी चीज़ें दे रखी हैं, हम इसको यहाँ पे पढ़ेंगे। तो अब उसके बाद ये सारी चीज़ रिवीजन के लिए आपका चार्ट डाला गया है सर, ये आप अच्छे से यहाँ से सेक्शन 18 जो है वो रिवाइज करेंगे, ठीक है सर। ओके, तो हमारा अब जो टारगेट मैं सेट कर रहा हूँ वो यहाँ तक का सेट कर रहा हूँ। हम यहाँ तक पढ़ेंगे सर शांत दिमाग से, एकदम अच्छे बच्चों की तरह। और कहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे सर? यहाँ से। लेकिन आई गिव यू 10 मिनट ब्रेक एंड आई रिक्वेस्ट यू कि आप यहाँ तक अच्छे से पढ़ के आए। यहाँ तक एक बार कर ले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके दोस्तों, अब हमें टॉपिक पढ़ना है एंटाइटलमेंट ऑफ आईटीसी एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन और वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन और स्विचिंग टू रेगुलर टैक्स पेइंग स्टेटस और कमिंग इनटू टैक्स पेइंग स्टेटस। और ओवरऑल इसको डील करता है सेक्शन 18, जो कि हमें पढ़ना है रूल 40 के साथ। ओके सर, ये क्या कहता है? ये कहता है पर्सन एलिजिबल टू टेक क्रेडिट। पर्सन कुछ व्यक्ति हैं सर जो एलिजिबल टू टेक क्रेडिट है। अच्छा, और गुड्स एंटाइटल्ड टू आईटीसी, कि किस किस को आईटीसी मिलता है। उसके बाद रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं, कंडीशंस क्या हैं। सर एक एक करके समझाइए, हमें ऐसे समझ में नहीं आएगा सर। सही बात है, आपको नहीं आएगा, मैं बताता हूँ। पर्सन हु हैज़ अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ ऑन विच ही बिकम्स लाइबल टू रजिस्ट्रेशन। सर भाई साहब की 20 सितंबर को जो टर्नओवर था वो 20 लाख तक पहुंच गया, या उसको क्रॉस करने वाला था। तब तक इन्होंने जीएसटी में अप्लाई कर दिया कि सर मुझे जीएसटी का रजिस्ट्रेशन चाहिए। तो ये वही कह रहे हैं कि 30 दिनों के अंदर। आपने कब अप्लाई किया सर? 30 दिनों के अंदर, 30 days के अंदर। तो सर ये ऑलरेडी हम बातें पढ़ चुके हैं अपने प्रीवियस चैप्टर्स में। तो 30 दिनों के अंदर अप्लाई करना होता है। तो वही वो कह रहे हैं, अगर ये वो व्यक्ति है जिसने रजिस्ट्रेशन जो है 30 दिनों के अंदर ले लिया था, ठीक है, समय रहते ही रजिस्ट्रेशन ले लिया था और उसको रजिस्ट्रेशन ग्रांट हो चुका था, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसको आईटीसी किस किस चीज़ों पे मिलेगा। तो सर हेल्ड इन स्टॉक और कैपिटल गुड्स। तो ये क्या कह रहे हैं कि आपके पास इनपुट हेल्ड इन स्टॉक, आपके पास जो स्टॉक पड़ा हुआ है, या फिर जो भी आपके सेमी फिनिश गुड्स में जो भी आपका इनपुट पड़ा हुआ है,
या फिर फिनिश गुड्स में जो भी आपका स्टॉक में जो भी आईटीसी है सभी पे आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। कब से मिलेगा? एज ऑन सर हमें मिलेगा उस डे से, डे इमीडिएटली प्रिसीडिंग द डेट फ्रॉम विच ही बिकम्स लायबल टू पे टैक्स। तो सर लायबल टू पे टैक्स हुआ वो तब जब वो 20 लाख को क्रॉस कर पाया, दैट इज 20 सितंबर, और उसको रजिस्ट्रेशन जो था वो मिला मान के चलिए 25 सितंबर को। तो सर लायबल कब से हुआ? लायबल यहाँ क्वेश्चन रजिस्ट्रेशन का नहीं है, यहाँ लायबिलिटी का है। तो लायबिलिटी आई सर यहाँ पे 20 सितंबर को जब वो लायबल हुआ, तो यहाँ से वो आईटीसी का बेनिफिट ले सकता है। सर किस किस पे ले सकता है? एक इनपुट स्टॉक पे ले सकता है, प्लस उसका कोई भी गुड्स जो कि सेमी फिनिश्ड है, सेमी फिनिश्ड को आप पता है क्या बोलते हो? आप बोलते हो उसको WIP। अब आपको समझ में आ गया होगा। और फिर एक हो गया सर फिनिश्ड गुड्स, ठीक है। इन सभी पे आपको आईटीसी जो है वो मिल जाएगा। फिर यहाँ पे लास्ट यहाँ पे इन्होंने ऐड किया रेस्ट्रिक्शंस या कंडीशंस, द डे इमीडिएटली प्रिसीडिंग द डेट फ्रॉम द विच ही बिकम लायबल्स टू पे टैक्स। तो सर हमने वही कहा और वही लिखा। ओके, नाउ माय डियर फ्रेंड आगे बढ़ते हैं। आगे इसने सेकंड पर्सन लिखा, पर्सन हु इज नॉट रिक्वायर्ड टू रजिस्टर, उससे रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं थी। क्वेश्चन है हु इज नॉट रिक्वायर्ड टू रजिस्टर, उसको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं थी, बट ऑब्टेन वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, उसने अपनी इच्छा से, उसे किसी ने बोला नहीं था लेकिन उसने सोचा कि मुझे मार्केट ग्रो करना है, बिजनेस ग्रो करना है, तो मुझे रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए, तो उसने अपनी मर्जी से ले लिया। ओके, इनपुट हेल्ड इन स्टॉक, तो जो भी उसके पास आईटीसी वो किस किस पे ले सकता है? सर अपने स्टॉक पे ले सकता है। ओके, उसके बाद अपने WIP यानी सेमी फिनिश्ड गुड्स पे ले सकता है। ओके, और फिनिश्ड गुड्स पे ले सकता है, इस पे वो आईटीसी ले सकता है। ओके, द डे इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डे फ्रॉम डेट फ्रॉम विच ही बिकम्स लायबल टू पे टैक्स, जब से वो लायबल टू पे टैक्स हुआ। तो सर टर्नओवर तो था ही नहीं, तो ये लायबल टू पे टैक्स कब होगा सर? जिस दिन इसको रजिस्ट्रेशन मिलेगा तब से। तो सर ये दोनों ही केस में चाहे कंडीशन ये हो या ये हो, इसमें यही कंडीशंस आपको चेक करनी है। ओके, आगे करते हैं सर थर्ड पॉइंट की बात। रजिस्टर्ड पर्सन है सर हु सीजेस टू पे कंपोजिशन टैक्स, कि सर ये एक भाई साहब थे, ये 5 लाख का टर्नओवर था इनका, ठीक है सर। इन्होंने कंपोजिशन स्कीम ले ली। क्या ले लिया सर? इन्होंने कंपोजिशन स्कीम ले ली। अब ये क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं एंड स्विचेस टू अ रेगुलर स्कीम, कि सर मैं कंपोजिशन स्कीम में नहीं रहना चाहता, मैं चाहता हूं कि अब मैं बड़ा इंसान हो गया हूं, तो पहले 5 लाख थी, आज की डेट में मैं 50 लाख कमाता हूं, तो मुझे नॉर्मल स्कीम में आना है सर, मुझे नॉर्मल स्कीम में आने दीजिए, ये कहा जा रहा है। तो अब क्वेश्चन किसका है कि कंपोजिशन से पर्सन जो है नॉर्मल स्कीम में आ रहा है। तो सर यहाँ पे हेडिंग देखिए, तो पहले इसको किस चीज का मिलता था? एज ऑन, आगे उसको किसका मिलता रहेगा? ठीक है सर, कब से? एज ऑन। एज ऑन का मतलब यहाँ पे सर कब से उसे वो क्रेडिट मिलेगा। तो सर इस केस में क्या समझा रहा है कि इनपुट हेल्ड इन स्टॉक, तो सर इसको भी आईटीसी मिलेगा। किसका सर? इनपुट हेल्ड इन स्टॉक का मतलब क्या है सर? कि सर जो भी स्टॉक में आपके सामान रखा है उस पर मिलेगा आपको, फिर आपका सेमी फिनिश गुड्स है उस पर मिलेगा, और जो भी हेल्ड इन स्टॉक है फिनिश गुड्स हेल्ड इन स्टॉक, तो सर फिनिश गुड्स WIP एंड स्टॉक, इन सभी पे आपको मिलेगा। इसको आप बोलते हो रॉ मटेरियल, ठीक है सर। प्लस एंड सर हम आपको कैपिटल गुड्स पे भी देंगे। सर इस समय लेट सपोज इन दोनों टाइमिंग में 6 मंथ का गैप है, इसको मान लेते हैं 5 सितंबर और इसको मान लेते हैं 5 जनवरी, या फिर इसको 5 मई कर लेते हैं सर, ठीक है, 5 मई कर लेते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल में 5 मई। तो सर 5 मई को भाई साहब ने प्लांट एंड मशीनरी खरीदी थी सर 50,000 रुपये की अपना बिजनेस चलाने के लिए। तो वो कह रहा है कि सर आपके पास जो कैपिटल गुड्स है ना सर, उस पर भी हम आईटीसी आपको देंगे। फिर कब से सर? इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट फ्रॉम विच ही बिकम लायबल टू पे टैक्स, यानी जिस दिन उसका कन्वर्जन हो जाएगा, जिस दिन उसको रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे क्या बात आएगी? रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, उस दिन से वो आईटीसी जो है वो ले सकता है। जो भी उसके पास स्टॉक रखा है उस पर ले सकता है। रॉ मटेरियल पे आईटीसी किस किस पे ले सकता है सर? सर वो रॉ मटेरियल पे ले सकता है सर वो WIP पे ले सकता है सर, और सर वो फिनिश गुड्स पे भी ले सकता है। ओके, फिर यहाँ पे लिखा गया आईटीसी जो कैपिटल गुड्स के बारे में, उसके लिए लिखा गया कि आईटीसी ऑन कैपिटल गुड्स विल बी रिड्यूस्ड बाय, सर आईटीसी तो देंगे, लेट सपोज आपने 50,000 का लैपटॉप खरीदा था
उस पर आपने 10% टैक्स पे किया यानी 5,000 पे किया, ये हो गया 55,000। ठीक, आपको कितना चाहिए क्रेडिट सर? सर मुझे 5,000 का चाहिए। सर 5,000 नहीं दूंगा मैं आपको। इस 5,000 के लिए कहा गया, जो कैपिटल गुड्स पे है उसके लिए कहा गया कि पर क्वार्टर, हर क्वार्टर के लिए आपको 5% लेस करना होगा ऑफ ईयर और पार्ट ऑफ द ईयर। मतलब कि अगर मान लीजिए क्वार्टर कितने होते हैं, क्वार्टर मतलब होता है 4 हिस्सा, 12 महीने होते हैं सर आपके, क्वार्टर बांट दीजिए। ठीक है सर, पहला क्वार्टर, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4। ठीक है सर, 4 हिस्सों में आपने पूरे साल को बांट दिया। अगर उसमें एक दिन भी ऐड हो गया यहाँ का तो आपके 2 क्वार्टर मान लिए जाएंगे, ये कहने की कोशिश की गई है। और हर क्वार्टर पे 5% आपको लेस करना पड़ेगा। प्लस ये क्या कह रहा है, आईटीसी क्लेम शैल बी वेरीफाइड विद द कॉरस्पॉन्डिंग डिटेल्स फर्निश्ड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग सप्लायर। कि भैया इनवॉइस चेक किया जाएगा कि भैया आपने आईटीसी नहीं लिया था लेकिन उस समय में उसने अपना सेल तो चढ़ाया होगा, तो हम मैच करेंगे कि आप सच बोल रहे हो या नहीं बोल रहे हो। और आईटीसी टू बी वैलिड विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ द इशू ऑफ द टैक्स इनवॉइस। और जो भी टैक्स इनवॉइस आपको मिला था, लेट सपोज आपको 5 मई मिला था, तो आपको नेक्स्ट 4 मई तक इसका बेनिफिट ले लेना है, अदरवाइज आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। ओके, ठीक है सर। सर ये दोनों के लिए, यहाँ और यहाँ दोनों के लिए केसेस अप्लाई करते हैं। सर यहाँ पे एक बात और लिखी गई है कि रजिस्टर्ड पर्सन है हुज एग्जेम्प्ट सप्लाई बिकम टैक्सेबल सप्लाई। सर इस केस में क्या हुआ, मैं आपके लिए एग्जांपल देता हूँ कि लेट सपोज मैं जीएसटी की बुक सेल करता हूँ, 500 रुपये में सर सेल करता हूँ अपनी जीएसटी की बुक। मान लो फिलहाल ये एग्जेम्प्ट है। गवर्नमेंट ने कहा कि विनीत सर आपका बर्थडे कब आता है? मैंने कहा सर 5 मई को। उन्होंने कहा सर 6 मई से आपको जीएसटी की बुक पे टैक्स देना पड़ेगा। तो पहले जो चीज़ एग्जेम्प्ट थी, अब वो चीज़ क्या हो गई सर? टैक्सेबल हो गई है। तो इस केस में कहा गया कि मेरे पास जो भी रॉ मटेरियल था, जो भी सेमी फिनिश गुड्स यानी WIP था, और जो भी मेरे पास फिनिश गुड्स था उस पर मुझे आईटीसी मिल जाएगा। बट यहाँ पे एक बात और लिखा है, कैपिटल गुड्स इसमें शामिल है जो कि एक्सक्लूसिवली यूज्ड फॉर सच एग्जेम्प्ट सप्लाई। जैसे एग्जांपल, मेरे पास लैपटॉप तब भी था, आज भी है, कैमरा तब भी था और आज भी है। और रूल वही है सर, 5% पर क्वार्टर वाइज। और अगर एक दिन भी एक्स्ट्रा हुआ तो नेक्स्ट क्वार्टर को आप काउंट कर लेंगे, ये यहाँ शामिल हो जाएगा। सर बहुत अच्छा समझाया आपने, हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गया। लिटरली बोलूँगा कि 5 मिनट का यहाँ पे ब्रेक लो, ठीक है सर। और 5 मिनट के ब्रेक के साथ साथ आप ये 4 पॉइंट सर अच्छे से रिवाइज कर लेना सर, ठीक है सर। मैं कंटिन्यू रखता हूँ लेकिन आप इसको रिवाइज कर लेना। फिर सर कुछ छोटी छोटी बातें बताइए, आइए एक बार रीडिंग कर लेते हैं। इसको लिख लो सर, जस्ट रीड। ओके, सारी बातें हो चुकी हैं हमारी। लिखा है सर, अबव केसेस रजिस्टर्ड पर्सन हैज़ टू मेक, उसे इलेक्ट्रॉनिक डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी सर कि उसके बाद स्टॉक कितना है, सेमी स्टॉक कितना है, उसके बाद फिनिश गुड्स कितना है, उसके बाद कैपिटल गुड्स क्या है, सब कुछ बताना पड़ेगा। और कितने दिन तक था वो बताना पड़ेगा। और ये डिक्लेरेशन 30 दिनों के अंदर फाइल हो जानी चाहिए। और इफ क्लेम ऑफ आईटीसी पर्टेनिंग टू सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी पुट टुगेदर, सबको एक साथ जोड़ने पे अगर ये 2 लाख से ज़्यादा है तो फिर आपको एक सीए की सर्टिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी। मतलब सीए सर्टिफिकेट देगा, हाँ सर जो बोला इसने सही बोला, इसकी कोई गलती नहीं है। तो सर ये एमसीक्यू के तौर पे क्वेश्चन बन सकता है सर, ये वाले अमाउंट का भी, इसका भी। ओके, ध्यान रखिएगा, ये 2 5 स्टार पॉइंट है, छोटे छोटे कर लीजिएगा। ओके, नाउ माय डियर फ्रेंड, रिवर्सल ऑफ आईटीसी ऑन स्विचिंग टू कंपोजिशन लेवी और एग्जिट फ्रॉम टैक्स पेइंग स्टेटस। सर इसमें ये क्या कह रहे हैं, इसमें इसने क्या कहा हमें समझाइए सर। कह रहा है रिवर्सल ऑफ आईटीसी, आपको आईटीसी वापस करना पड़ेगा ऑन स्विचिंग टू कंपोजिशन लेवी और एग्जिट फ्रॉम टैक्स पेइंग स्टेटस। सर अभी आपने ऊपर वाले केस में क्या दिया, देखा था यहाँ पे कि यहाँ वाले केस में आप कंपोजिशन में थे और नॉर्मल स्कीम में आ रहे थे। लेकिन इस वाले केस में क्या है कि आप पहले से ही नॉर्मल स्कीम में हो, लेकिन आप कह रहे हो कि सर मुझे कंपोजिशन स्कीम चाहिए। तो जब नॉर्मल स्कीम में थे तो आपने अपने इनपुट पे, आपने अपने रॉ मटेरियल पे, अपने WIP पे, अपने फिनिश गुड्स पे और अपने कैपिटल गुड्स पे, सब पे ही आपने आईटीसी लिया होगा। तो हम आपसे क्या कह रहे हैं कि भैया प्रपोर्शन बेसिस पे हमें हमारा आईटीसी वापस कर दो, गवर्नमेंट आपसे कह रही है। आईटीसी ऑन इनपुट्स विल बी रिवर्स प्रोपोर्शनेटली ऑन द बेसिस ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग इनवॉइस ऑन विच क्रेडिट हैड बीन अवेल्ड। तो हम इनवॉइस को चेक करेंगे, इनवॉइस में जैसा लिखा है हम आपसे वो वापस ले लेंगे। ओके,
और इसके लिए आप एक सीए की हेल्प ले सकते हो या कॉस्ट अकाउंटेंट की हेल्प ले सकते हो। वो आपको बताएगा कि सर आपको कैसे आईटीसी वापस करना है। और फिर इसकी हर असेट की, जैसे कैपिटल गुड्स जो भी होगा उसकी लाइफ 5 साल यहाँ पे मानी जाती है। 5 साल का मतलब होता है 60 महीने। 60 महीने के बेसिस पे अब क्वार्टर देखो सर, एक क्वार्टर, हर क्वार्टर पे आपको 5% क्या करना होगा सर, रिवर्स करना होगा गवर्नमेंट को। तो यहाँ पे 5/60 के हिसाब से यहाँ पे मतलब कि एग्जाम्पल में दिखाया गया, मैं आपको रीड करके बताता हूँ एग्जाम्पल क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कैपिटल गुड्स है इन यूज फॉर 4 ईयर 6 मंथ एंड 15 डेज। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, यूजफुल रिमेनिंग लाइफ इन 5 मंथ्स इग्नोरिंग अ पार्ट ऑफ द मंथ। सर यहाँ पे इग्नोर करने के लिए कहा है, लेकिन जो ऊपर आपने प्रोविजन पढ़ा था यहाँ पे आपको काउंट करना था, यहाँ पे आपको काउंट करना है। अब जैसे यहाँ पे इसने बोला कि सर इसका मतलब क्या हो गया कि 5 महीने जो है, ठीक है सर, 4 साल 6 महीने 15 दिन, तो वो कह रहे हैं सर इग्नोरिंग पार्ट ऑफ अ मंथ। सर पार्ट ऑफ द मंथ मतलब 4 साल, 4 साल का मतलब पहले समझो, 4 साल इंटू 4 इंटू 12, तो ये 12 चौक 48, 58 मंथ हो गए सर, ठीक है। और यहाँ पे 6 मंथ कंप्लीट हुए, तो 6 मंथ कंप्लीट हो गए, तो 48 और 6 कितने होते हैं सर, आप मुझे बताओ, दैट इज 44 मंथ। फिर 15 डेज, तो 15 डेज के लिए वो क्या कह रहा है सर कि यहाँ पे वो आपसे कह रहा है कि सर इसमें ना आप पार्ट ऑफ द मंथ इग्नोर कर सकते हो। तो आपको कैलकुलेशन प्रॉपर तरीके से करनी है। मुझे पता है आपको कैलकुलेशन समझ में नहीं आई, लेकिन आप समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पार्ट ऑफ मंथ इग्नोर करना है और ऊपर वाले केस में यहाँ पे पार्ट ऑफ द मंथ काउंट करना है। सर अगर आपने सैलरी पढ़ा होगा, सैलरी, तो सैलरी में ये आपको मैं मुझसे पढ़ा है तो मैंने, और आपके टीचर जिससे पढ़ा है आपने उसने सिखाया होगा। एग्जाम्पल है, एक बार मतलब बस यही समझने के लिए था कि 5 मंथ जो है आप यहाँ पे इग्नोर कर सकते हो, पार्ट ऑफ द मंथ 5 महीने को ले लो और जो पार्ट है उसको इग्नोर कर दो। सर पार्ट को इग्नोर कर दोगा, लॉजिक नहीं समझ में आया। सर देखो ये क्या कह रहे हैं कि जैसे 6 महीने एंड 15 दिन है, तो सर वो कह रहा है कि आप 5th मंथ इग्नोरिंग अ पार्ट ऑफ द मंथ, कि 5वां महीना पूरा नहीं हुआ है इसलिए आप उसे इग्नोर कर दो। तो फिर जो भी आईटीसी एट्रीब्यूएबल होगा वो आपको रिवर्स करना पड़ेगा। एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, थ्योरिकल बेस पे एमसीक्यू और केस स्टडी पूछी जा सकती है कि भैया एक भाई साहब हैं जो पहले एक नॉर्मल स्कीम में थे, अब कंपोजिशन में जा रहे हैं, बताओ क्या प्रोविजन फॉलो होगा। तो सर पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये, तीसरा पॉइंट ये लिख के आना है। 1-2 पॉइंट और ऐड करवा देता हूँ मैं। सर क्या है ये, रजिस्टर्ड पर्सन विल हैव अ डेबिट द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट और कैश लेजर, कि भैया जो रिवर्स करवाना है उतने अमाउंट से बैंक से पैसे डलवा दो सर जीएसटी पोर्टल पे, क्योंकि उनको पता चलना चाहिए कि ये पैसे आपने वापस किए, जो भी आपका अमाउंट बनता था उसको लेके। बैलेंस जो आईटीसी होगा जो भी होगा वो लैप्स हो जाएगा, आगे आप उसका यूज़ नहीं कर पाएंगे, ठीक है सर। तो ये 4-5 पॉइंट, ये चौथा पॉइंट हो गया, ये 5वां पॉइंट होगा। एग्जाम में 5 पॉइंट लिख देना, आपका काम बन जाएगा, ठीक है सर, ओके। और यहाँ पे लिखा गया है कि मान लो कुछ आईटीसी आपको पे करना था, तो रिवर्सल अमाउंट जो भी होगा वो एडेड टू हो जाएगा आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में, जो कि आपको पे करना होगा। और जब तक आप इसे पे नहीं करोगे तब तक आप नॉर्मल स्कीम से कंपोजिशन स्कीम में नहीं जा सकते। ये एक 6 पॉइंट और याद कर लो, ठीक है। और चलो 7वां पॉइंट भी देख लो सर। आईटीसी जो है रिवर्स आप करोगे वो आपको सेपरेटली बताना पड़ेगा कि सीजीएसटी कितना था, एसजीएसटी कितना था, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी कौन कितना कितना था, ओके सर। नेक्स्ट पॉइंट है सर अमाउंट पेबल ऑन सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स। अमाउंट पेबल कि सर जो भी अमाउंट आपने पे किया है सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स और प्लांट एंड मशीनरी ऑन विच आईटीसी हैज बीन टेकन, जिस पे आप आईटीसी ले चुके हो, जिस पे आप आईटीसी ले चुके हो। तो ये क्या बता रहा है, इफ कैपिटल गुड्स और प्लांट एंड मशीनरी ऑन विच आईटीसी हैज बीन टेकन आर सप्लाइड आउटवर्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन, कि लेट सपोज मैंने कैमरा खरीदा था सर रिकॉर्डिंग के लिए, कितने का खरीदा सर, सर 2 लाख रुपए का। अब मैंने इस कैमरे को एज अ कैपिटल गुड्स यूज़ किया 6 महीने, 6 महीने के बाद मैंने इसको सेल कर दिया। मैंने क्या किया सर, हो सकता है मैंने 6 महीने बोला है, ये 2 साल भी हो सकता था, ये 4 साल भी हो सकता था, तो ओवरऑल वो यही कह रहा है कि आपने इसको बेच दिया। तो हायर ऑफ द फॉलोइंग को हमें गवर्नमेंट को पे करना होगा। सर क्या है ये, अब सर सुनिएगा कि ट्रांजैक्शन वैल्यू पे कितना टैक्स दिया गया। लेट सपोज 2 लाख का था, मैंने उसे 1 लाख का बेच दिया, तो उसका 10%, उसका 10% होता है सर 10,000 रुपये, ओके। और 2 लाख पे मैंने जो बेनिफिट लिया था 10%, उसका मतलब होता था 20,000 रुपये,
तो पहली बात तो ट्रांजेक्शन ऑन टैक्स वैल्यू, तो ये 10,000 रुपये हो गया, प्लस उसने कहा आईटीसी टेकन ऑन सच रिड्यूस बाय 5% पर क्वार्टर। तो सर 20,000 रुपये मैं आईटीसी ले चुका हूँ, अब मान लो एक क्वार्टर पे 5% लेस करना है, लेट सपोज 2 क्वार्टर हो गए, तो सर 2 क्वार्टर पे अगर लेस किया और ये वैल्यू आती है 16,000, तो यहाँ पे क्या है सर, विच एवर इज हायर, तो 16,000 को मैं यहाँ लूंगा ना कि 10,000 को, और यही वैल्यू आती है 8,000 और ये वैल्यू होती है 10, तो मैं यहाँ पे 10,000 को लेता। ये समझाने की कोशिश यहाँ पे की गई है। ITC pertaining to remaining useful life capital goods will be computed separately for CGST, SGST, this word is SGST, UTGST and IGST। और अमाउंट जो है अगर एक्सीड करता है टैक्स पेबल से ट्रांजेक्शन वैल्यू के कैपिटल गुड्स के, तो फिर वो क्या कह रहे हैं कि विल हैव टू पेड एंड दस विल बी एडेड टू दी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, कि भैया आपको आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में आपके ऐड हो जाएगा और नेक्स्ट मंथ आप इसको पे करवा देना। ठीक है, फिर यहाँ पे एक चीज़ और कही गई कि अगर रिफैक्टरी ब्रिक्स थे, मोल्ड्स था, डाइस था, जिग्स था, फ्रैक्चर्स था, अगर ये आप एज ए स्क्रैप बेचोगे तो टैक्सेबल पर्सन पे टैक्स ऑन द ट्रांजेक्शन वैल्यू। तो इस केस में अगर ये वाला केसेस है तो जितने का आपने सेल किया मल्टीप्लाई पे जीएसटी का जो रेट होगा वो अमाउंट आपको टैक्स पे करना होगा। ये आपको यहाँ पे बताने की कोशिश की गई। नाउ माय डियर फ्रेंड, लास्ट प्रोविजन मुझे बताना है, ये क्या कह रहे हैं, आईटीसी ऑन अकाउंट ऑफ चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रजिस्ट्रेशन पर्सन। सर कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो रहा है, सर जैसे मैं अभी प्रोप्राइटरशिप हूँ, हो सकता है मैं पार्टनरशिप बन जाऊँ, हो सकता है मैं कंपनी बन जाऊँ, तो मेरा ना स्टेटस चेंज हो रहा है। तो वो क्या कह रहा है कि ऑन अकाउंट ऑफ सेल, मर्जर, डीमर्जर, अमलगमेशन, लीज ऑफ ट्रांसफर ऑफ द बिजनेस विथ स्पेसिफाइड प्रोविजन फॉर ट्रांजेक्शन ऑफ लायबिलिटी, कि कोई भी केस हो सकता है सर, द सेड रजिस्टर्ड पर्सन सेल अलाउड टू ट्रांसफर द आईटीसी, कि भैया जो भी आईटीसी आपके पास बचा है वो आगे फॉरवर्ड कर दो। इस पर छोटी सी अमेंडमेंट आई हुई है, मैं इस चैप्टर के एंड में डिस्कस करूंगा, फिलहाल आप इस बात को सुनिए, क्योंकि जब तक आप ये सीखोगे नहीं मैं आगे हेल्प नहीं कर पाऊंगा आपकी, जरा ध्यान सुनिए। तो कह रहा है विच रिमेन अनयूटिलाइज हिज ई क्रेडिट लीजर टू सच सोल्ड, मर्ज और डिमर्ज, अमलगमेटेड, लीज, ट्रांसफर्ड बिजनेस इन सच मैनर एज मे प्रिस्क्राइब्ड, कि जो भी आपके पास बकाया था, लेट सपोज मेरे पास 15,000 रुपए आईटीसी के तौर पे थे, तो कह रहा है ये वाला आप जिसको बन रहे हो या पार्टनरशिप बन रहे हो या कंपनी बन रहे हो उसको ट्रांसफर कर देना। फिर ये एक छोटा सा प्रोविजन ऐड हुआ यहाँ पे, जरा सुनिएगा। कहता है ट्रांसफर ऑफ आईटीसी ऑन अकाउंट ऑफ चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन। सर क्या करते हैं इस केस में, तो इन्हीं बातों को लिखा गया है, दोबारा से सुनिएगा। इन केस ऑफ चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन, आईटीसी दैट रिमेन अनयूटिलाइज्ड ऑफ क्रेडिट लीजर और रजिस्टर्ड पर्सन कैन ट्रांसफर द न्यू एंटिटी। ओके, अगर डिमर्जर हो रहा है, आईटीसी जो है अपोर्शनमेंट हो सकता है, रेशियो ऑफ वैल्यू ऑफ असेट ऑफ न्यू स्पेसिफाइड इन द डिमर्ज कंपनी, कि आप जितनी असेट भेज रहे हो, लेट सपोज मेरे पास 4 असेट थी, 4 पे थे 40,000 रुपये, मैंने सिर्फ 2 ही असेट न्यू को दी, तो यानी मैं सिर्फ 20,000 रुपये ही उसको ट्रांसफर करूंगा, ये कहने का इसका मतलब था। उसमें कहते हैं रजिस्टर्ड पर्सन जो है विल हैव फर्निश द डिटेल ऑफ चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशंस, कि सर मैं किस में बदला, क्या बदला, ए टू जेड सब कुछ बताऊंगा ऑन द कॉमन पोर्टल पे, और सबमिट करूंगा एक सर्टिफिकेट फ्रॉम प्रैक्टिसिंग चार्टेड अकाउंटेंट का, कि सर ये देख लो मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने कुछ भी झूठ नहीं बोला, मैं कॉस्ट अकाउंटेंट की भी हेल्प ले सकता हूँ, और वो सर्टिफाई करेगा यानी सिग्नेचर करके देगा कि मैं सब कुछ सच बोल रहा हूँ। अपॉन एक्सेप्टेंस, जब आपकी बात एक्सेप्ट कर ली जाएगी कि हाँ जो भी डिटेल्स दिए आपने सही दिए, तो जो भी आईटीसी आपका बनेगा वो आपको पे करना पड़ेगा, और या फिर जो भी अनयूटिलाइज आईटीसी है वो आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। ये आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई। नाउ माय डियर फ्रेंड, ये सारी बातें जो हमने पढ़ी ये आपके रिवीजन के तौर पे ये चार्ट काम आएंगे, ऑलरेडी इस बुक में लिखा हुआ है, मैंने टेक्स्ट पढ़ा दिया, और सेम किसको पे करना है, कहाँ पे करना है, ये बातें यहाँ पे लिखी हुई है। ओके, फिर सर यहाँ पे एक है मैनर यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी, कि आईटीसी कैसे यूटिलाइज होता है, इसको लेके अमेंडमेंट आई है, जरा सुनिएगा। कि अगर मान लो मेरे पास आईजीएसटी है तो मैं पहले आईजीएसटी से ही उसको सेट ऑफ कराऊंगा। अगर मेरे पास आईजीएसटी है तो मैं पहले उसे आईजीएसटी से ही सेट ऑफ करवाऊंगा। उसके बाद अगर मेरे पास पैसे कम पड़ते हैं तो मैं सीजीएसटी या एसजीएसटी से हेल्प ले सकता हूँ किसी भी प्रोपोर्शन में, जैसा मुझे ठीक लगेगा। लेट सपोज मैंने दिल्ली से हरियाणा में सेल की और मेरा जीएसटी जो बनता था वो बनता था 18,000, आईजीएसटी जो था मेरे पास 10,000 रुपये था, और
यहाँ पे क्या हो रहा है, CGST में मान के चलो 10,000 पड़े हुए हैं और SGST में भी 10,000 पड़े हुए हैं। अब मेरी मर्जी है कि मैं 4,000, अब मुझे 18,000 चाहिए। पहला तरीका ये है कि मैं 4,000 दोनों में से ले लूँ, या दूसरा तरीका है कि मैं पूरे 8,000 यहाँ से सेट ऑफ करवा लूँ। मेरी मर्जी है, यही मुझे यहाँ पे बताया गया है। फर्स्ट, लायबिलिटी विल बी सेट ऑफ फ्रॉम कंपल्सरी एंड देन फ्री टू यूज बैलेंस IGST इनपुट। पहले आप IGST से यूज करो सर, और अगर फिर भी रह गया तो आप CGST, SGST, UTGST से उसे एडजस्ट करवा सकते हो। ये पहली बात थी। सेम ये जो अभी हमने IGST पढ़ा, अब यहाँ पे लॉ थोड़ा चेंज हुआ, पहले कुछ और था अभी कुछ और है। इसी के लिए पूरी दुनिया में लड़ाई हो रही है सर, ध्यान सुनिएगा। सर मुझे CGST पे करना था सर, CGST पे करना था। कितना पे करना था सर? 18,000। मेरे पास IGST पड़ा हुआ है सर 10,000, मेरे पास CGST पड़ा हुआ है सर 10,000, मेरे पास SGST पड़ा हुआ है सर 10,000, ठीक है, इसी को UTGST भी बोल लेते हैं। तो सर मैं पहले किससे सेट ऑफ कराऊं? तो यहाँ पे पहले क्या होता था कि इस 18,000 को इस 10,000 से सेट ऑफ कराया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, लॉ चेंज हुआ है, ये अमेंडमेंट है, यही सिखाना है सर यहाँ पे कि 18,000 पहले इस 10,000 में से सेट ऑफ होंगे। अब जो बच गए 8,000 उसको मैं CGST में से सेट ऑफ कराऊंगा। तो सर ये अगर 10,000 है तो 8,000 सेट ऑफ हो जाएंगे। अगर ये 5,000 होते तो, अगर ये 5,000 ही होता, सुनिएगा मेरी बात, अगर ये 5,000 ही होता तो मैं 5,000 यहाँ से सेट ऑफ कराता, 3,000 यहाँ से कराता। लेकिन अगर मेरे पास सफिशिएंट बैलेंस पड़ा हुआ है, जैसा कि मैंने एग्जांपल में कहा कि अगर मेरे पास लेट सपोज यहाँ पे 10,000 पड़े हैं और मुझे पे कितने करने हैं सर 8,000, तो मैं 8,000 यहाँ से पे करवा दूंगा। ये यहाँ पे लॉ में चेंज आया। पहले क्या होता था, CGST पहले CGST से होता था, फिर SGST से होता था, फिर IGST से होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, पहले से IGST को इंपॉर्टेंस दी गई है, पहले ये 10,000 यहाँ से सेट ऑफ हो जाएंगे और फिर ये यहाँ से। तो सेम SGST के लिए सेम प्रोविजन यहाँ पे दिया गया है और दोनों के लिए यही बात लिखी गई है। नाउ टैक्स पेयर हैज़ टू यूज एग्जॉस्ट ITC ऑफ IGST, और पहले IGST सेट ऑफ करा लो, फिर बच गया तो आप कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, अपने अकॉर्डिंग जो भी है वो आप सेट ऑफ करवा लेना CGST और SGST में से, ठीक है सर। नाउ इन्हीं बातों को यहाँ पे लिखा गया, ठीक है सर, इन्हीं बातों को थियोरी में यहाँ लिखा गया है। तो ये थियोरी है, थ्योरी आपकी मर्जी है सर, अगर आपको पढ़ना है तो सेल्फ रीडिंग एक बार दे देना, काम हो जाएगा सर, सेल्फ रीडिंग, ठीक है सर, ओके। नाउ यहाँ पे कुछ बातें कही गई है अमेंडमेंट के सर। ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट ऑन ऑब्टेनिंग सेपरेट रजिस्ट्रेशन। ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट मतलब आप क्रेडिट जो है ITC का वो ट्रांसफर करने की बात कर रहे हो सर, अभी हमने लॉ पढ़ा था, हाँ सर। और फॉर मल्टीपल प्लेसेस ऑफ बिजनेस विद इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी, और कहाँ पे सर कर रहे हो? मल्टीपल प्लेसेस ऑफ बिजनेस। हो सकता है लेट सपोज मेरे पास एक बहुत बड़ी कंपनी थी ABC एंड D लिमिटेड। अब वो कंपनी बंद होके एक दूसरी कंपनी बनी। इस कंपनी के 4 होल्डिंग हो गए, ABCD। इसके पास 1 लाख का क्रेडिट था। अब ये क्या सोच रहा है, 25,000 इसको दे दूं, 25,000 इसको दे दूं, 25,000 ITC इसको फॉरवर्ड कर दूं, 25,000 इसको कर दूं। अभी लॉ में आपने पढ़ा था, आप कर सकते हो। तो वही वो कह रहा है, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है जरा समझिएगा। कहता है कंसिक्वेंट टू द इंट्रोडक्शन ऑफ द इनेबलिंग प्रोविजन ऑफ ऑब्टेनिंग सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर मल्टीपल प्लेसेस बिजनेस इन स्टेट यूनियन टेरिटरी, अ न्यू रूल 41 हैज बीन इंसर्टेड। कि भैया अब जो रूल है 41A आ चुका है CGST 2017 में, प्रिस्क्राइब प्रोविजन ऑफ ट्रांसफर ऑफ ITC इन सच सिचुएशन। तो यहाँ पे क्या कहता है, न्यू रूल लेस यहाँ पे इसे इस तरीके से लिखना सर, यहाँ पे इसको ठीक करके डाउन लिख दो सर। मतलब ओवरऑल इसका ये है, इन तीनों वर्डों का न्यू रूल लेस डाउन का मतलब ये है कि ये आपको बताना चाहता है। न्यू रूल लेस डाउन वर्ड था, लेस डाउन का मतलब यही है कि वो आपको ये बताना चाहता है, आपको समझाना चाहता है। क्या समझाना चाहता है सर? दैट अ रजिस्टर्ड पर्सन ट्रांसफर हु हैज ऑब्टेन अ सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर अ मल्टीपल प्लेसेस ऑफ बिजनेस and who intends to transfer either wholly or partly or unutilized lying in electronic rate laser to any मतलब ABCD या all of its newly registered place of business
शुड फर्निश द प्रिस्क्राइब डिटेल ऑन द कॉमन पोर्टल विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज। सो सर एक एमसीक्यू बन जाएगा, कितने दिनों के अंदर? 30 दिनों का समय से दिया जाता है कि आप ये कर दो। फ्रॉम द ऑब्टेनिंग ऑफ सच सेपरेट रजिस्ट्रेशन अपॉन एक्सेप्टेंस ऑफ सच डिटेल्स बाय अ न्यूली रजिस्टर्ड पर्सन transferee on the common portal, the unutilized ITC will get credited to his electronic credit ledger। सर ऐसा पॉसिबल है, ये पहले ऐसा पॉसिबल नहीं था, अब ऐसा पॉसिबल है। और ये किसने कहा सर? रूल 41A ने। तो यहाँ पे महिमा लिख लो सर, रूल 41 कहता है कि अब आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद सर एक और पॉइंट है सर, आइए सुनते हैं। कहते हैं वैल्यू ऑफ असेट्स है सर, वैल्यू ऑफ असेट्स, वैल्यू ऑफ असेट्स for the purpose of apportionment of ITC in case of demerger to include value of entire assets of the business whether or not ITC has been availed। क्या हम ITC ले सकते हैं या नहीं ले सकते? तो एक्सप्लेनेशन कहा कहता है इंसर्टेड आफ्टर द सेट प्रोवाइजर टू क्लेरिफाई दैट फॉर द पर्पस ऑफ द सब रूल द वैल्यू ऑफ असेट मीन्स द वैल्यू ऑफ एंटायर असेट्स ऑफ अ बिजनेस वेदर और नॉट ITC हैज बीन अवेल्ड और नॉट। और ऊपर क्या कहता है? रूल 41 को फॉलो करता है, कहता है प्रिस्क्राइब प्रोविजन फॉर ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट ऑन सेल, मर्जर, अमलगमेशन, लीज और बिजनेस प्रोविजन सब रूल 1 सेड rule lays down that in case of demerger the ITC shall be apportioned in the ratio of the value of the assets of a new units specified। तो मैंने जैसे आपसे बोला कि 4 असेट्स थी, चारों का क्रेडिट होता था 40,000, तो इसने 2 रखी, 2 नहीं दी, 2 किसी और को दे दी, तो ये जो 2 दी हैं तो उसके बेसिस पे 20,000 ही ट्रांसफर होगा। ओके, फिर कुछ माइनर पॉइंट्स हैं सर, आइए देख लेते हैं। ये फ्री सैंपल एंड गिफ्ट्स वगैरह का है, और ये सारी बातें मैं आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई एंड टाइम ऑफ सप्लाई में बता चुका हूँ, इसलिए मैं इसको इग्नोर कर रहा हूँ। बाकी चीज़ें आप सेल्फ रीडिंग दे सकते हैं। तो सर इसके साथ अब आप क्वेश्चन देख सकते हैं सर। ये अब आप होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 1 ले सकते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 2 ले सकते हैं सर, एंड क्वेश्चन नंबर 3 ले सकते हैं सर। सर एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए एग्जैक्टली यही क्वेश्चन, यही फॉर्मेट मैंने आपके सामने रख दिया है। अब आप इसे देख लेना, आप इसे बेहतरीन तरीके से आप कर सकते हो। नाउ आई हैव अ लास्ट पॉइंट टू डिस्कस विथ यू, जो मुझे लास्ट बताना है आपको। ठीक है सर, जो मैंने आपसे एक चीज छोड़ दी थी, जिसे मैं कहता था टफ चीज है, वो टफ पॉइंट क्या है सर? तो सर ये जो प्रोविजन यहां लिखा है, आप इसे लिख सकते हो कैन इग्नोर, आप इसे इग्नोर कर सकते हो सर, क्योंकि अब ये आपकी जरूरत वाली चीज़ नहीं रहेगी। सर क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि ये सारी बातें मैं आपको चार्ट की हेल्प से पढ़ाऊंगा। ब्लॉक क्रेडिट पार्ट बी देखेंगे हम सर। अच्छा सर, ये तो मैंने पहले ही मार्क करा दिया, मुझे क्या पढ़ाना है मैं वो देख लेता हूँ। ये तो ब्लॉक क्रेडिट वाला था, सेक्शन 16(5), मुझे अपोर्शनमेंट सिखाना है सर आपको, और अपोर्शनमेंट 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 मिल गया सर। सर एक चीज़ रह गई है मेरी, अपोर्शनमेंट ऑफ कॉमन क्रेडिट इन कैपिटल गुड्स, ये सिखाना है मुझे आपको। और एक चीज़ रह गई है, इससे पहले वाला चार्ट, अपोर्शनमेंट ऑफ कॉमन क्रेडिट इन केस ऑफ इनपुट एंड इनपुट सर्विस। तो इनपुट और इनपुट्स के लिए अलग चार्ट है सर, और यहाँ पे साथ ही अपोर्शनमेंट ऑफ कैपिटल गुड्स के लिए अलग है। तो ये दोनों ही मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। सबसे पहले इसके पास डिस्कस करने से पहले 2 छोटी छोटी बातें हैं मुझे आपके साथ बतानी है। अपोर्शनमेंट सेक्शन 17 को फॉलो करते हैं सर। कहते हैं सर अपोर्शनमेंट क्या होता है समझो जरा। आपके पास गुड्स है, सर्विस है, हो सकता है आपके पास जो गुड्स और सर्विस है यूज पार्शली फॉर बिजनेस एंड पार्शली फॉर नॉन बिजनेस पर्पस। तो आईटीसी जो मिलेगा वो आपको मिलेगा बिजनेस पर्पस के लिए। ओके, नॉन बिजनेस पर्पस के लिए यहाँ पे फॉर अ नॉन बिजनेस पर्पस के लिए आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। पहली बात, पहला पॉइंट आपने सीखा कि अगर बिजनेस पर्पस के लिए है तो आपको आईटीसी मिलेगा, अगर नॉन बिजनेस के लिए है तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। ओके, फिर कहता है अगर आपने वो यूज किया टैक्सेबल, पार्टली फॉर मेकिंग यूज, आप टैक्सेबल सप्लाई के लिए बना रहे हो, या फिर हो सकता है पार्टली एग्जेम्प्ट सप्लाई के लिए बना रहे हो सकता है इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाई हो। जीरो रेटेड क्या होता है सर? ऐसा केस जहां पे एक्सपोर्ट हो रहा है
तो एक्सपोर्ट के केस में या फिर SEZ को आप भेज रहे हो तो SEZ के केस में आपका रेट 0 कर दिया जाता है। ये मैंने आपको चैप्टर 2 में बताया था कि 0 रेटेड सप्लाई क्या होती है। ठीक है सर। तो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन ये है कि मान लो VM सर हैं, वो बुक्स देते हैं जो कि एग्जाम्प्ट है, और सर वो पेन ड्राइव्स देते हैं, मोबाइल ऐप पे क्लासेस देते हैं, और वो टैक्सेबल है। ठीक है सर। और मैंने किस किस की सर्विस ली? सर मैंने DTDC की सर्विस ली, सर मैंने इंटरनेट का कनेक्शन यूज़ किया, सर मैंने कैपिटल गुड्स जैसे लैपटॉप और कैमरा यूज़ किया। तो क्वेश्चन है कि इन सभी पे मैंने ITC जो था वो क्लेम किया था, और एक तरफ मैं एग्जाम्प्ट सप्लाई दे रहा हूँ, एक तरफ मैं टैक्सेबल दे रहा हूँ। तो क्वेश्चन है मैं कैसे करूँगा? तो वही कह रहा है एट्रीब्यूटेबल टू टैक्सेबल सप्लाई इंक्लूडिंग 0 रेटेड सप्लाई। तो हमें यहाँ पे टैक्सेबल सप्लाई वाले पोर्शन में तो मिल जाएगा, लेकिन एग्जाम्प्ट वाले केस में मुझे प्रपोर्शन गेम खेलना पड़ेगा, और वो कैसे होता है वो हमें सीखना पड़ेगा। ओके। फिर एक छोटी सी बात यहाँ पे सिखाई गई कि मान लो कोई स्पेशल प्रोविजन है बैंकिंग एंड NBFC के लिए, ये कहता है या तो आप प्रपोर्शनेट बेसिस पे ITC ले लो, प्रपोर्शनेट बेसिस पे ITC ले लो, या दूसरा तरीका है कि जितना भी ITC है आपके पास उसका 50% ही आप ITC ले लो। सर प्रपोर्शनेट बेसिस पे करना है तो क्या करना पड़ेगा? तो सर ये जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ, ये अपॉर्चुनिटी वाला चार्ट आपको फॉलो करना पड़ेगा। ओके सर, मैं ये मेहनत नहीं करना चाहता, डोंट डू हार्ड वर्क। सर मैं ये हार्डवर्क जो आप बता रहे हो ये मैं नहीं करना चाहता, तो मैं क्या करूं? तो ये कहा गया कि जितना भी आपका ITC है उसका 50% आप अवेल कर लो, और 50% आप कैंसिल कर दो, और इस पर आप हमें दोबारा से हमारा टैक्स जो नहीं दे रहे थे वो आप दे दो। ये हमें समझाया गया है। फिर एक चीज़ और कही गई है कि वंस एक्सरसाइज्ड कैन नॉट बी विड्रॉन ड्यूरिंग द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लाइफ। सर रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लाइफ कि भैया एक बार अगर आपने ऑप्शन ले लिया आप दोबारा इसको हटा नहीं सकते। तो सर अब मुझे आपको 2 बातें पढ़ानी है, एक ये वाला चार्ट एक्सप्लेन करके देना है, और एक जो नीचे चार्ट मैंने आपको दिखाया ये एक्सप्लेन करके देना है कि ये दोनों होते क्या है। सर एक चीज़ अगेन मैं आपको रिकॉल करवाना चाहूँगा, मैंने इस चैप्टर के बारे में बताया था कि ये जो टॉपिक है इनपुट टैक्स क्रेडिट, इसमें 4 बातें हमें पढ़नी होती है। पहला कि भैया हमें पढ़ना होता है कंडीशन क्या है। कंडीशन क्या है सर? इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने की। फिर इसके साथ में इसकी जो कंडीशंस होती हैं वो हमें देखनी होती है। फिर हमें इसमें पढ़ना होता है ब्लॉक क्रेडिट के बारे में। ठीक है सर। फिर हमें देखना होता है यहाँ पे स्पेशल सर्कमस्टांसेस जो अभी अभी हमने देखे। और फोर्थ में हमें एक चीज़ देखनी होती है, वो होती है अपॉर्चनमेंट। तो सर इसके लिए मैं अगेन आपको अवेयर करना चाहूँगा, ये पूरा पोर्शन 75% है, एग्जामिनर इसी में 95% पूछता है। अब ये है 25%, एग्जामिनर इसमें 5% पूछता है। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा चार्ट के थ्रू आपको समझाने की, आ जाए तो अच्छी बात, अदरवाइज जितना मैंने समझाया उतना भी आप करके जाएंगे, आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा सर। ठीक है सर। ओके, तो हमने सारे GST के चैप्टर अब तक कर लिए हैं सर। अब हमारा एक चैप्टर रह गया पेमेंट ऑफ टैक्स। ठीक है सर, और उसी के साथ हमारा GST जो है पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो सारी बातें इसलिए बता रहा था ताकि आपको समझ में आए कि हमने कैसे क्या स्टार्ट किया, क्या ख़त्म किया। शुरू में कुछ चैप्टर्स किए, उसके बाद फिर उनको रिवाइज़ किया, अदर चैप्टर्स में प्रैक्टिस की, समझा, फिर डिस्कशन किया, फिर समझा। तो ऐसे ऐसे करके हम यहाँ तक आज पहुँच चुके हैं। ठीक है सर। ओके, पॉइंट नंबर C से अब हमें पढ़ना है अपॉर्चनमेंट ऑफ कॉमन क्रेडिट इन केस ऑफ इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज। दोस्तों अपॉर्चनमेंट डिस्कस करने से पहले मैं आपके साथ कुछ अमेंडमेंट आप लोग कहते हैं इसे, लेकिन मैं इसे क्लेरिफिकेशन कह रहा हूँ जो भी यहाँ पे गिवन है। तो ये गिवन है इनपुट टैक्स क्रेडिट की, जो कि ICAI की साइट पे अपडेटेड है, और इसका नाम उन्होंने प्रोनाउंसमेंट करके डाल रखा है कि भैया आप देख लो एक बार कि कुछ बातें आपको एक्स्ट्रा बताना चाहते हैं, क्या आप रेडी हैं? आइए सर देखते हैं हमें कितनी नॉलेज हो गई है, हमें समझ में आता है कि नहीं। आइए समझते हैं सर। कहता है रिस्ट्रिक्शन ऑन अवेलमेंट ऑफ ITC की, सर हम आपको ITC नहीं लेने देंगे। अच्छा, इन रिस्पेक्ट ऑफ इनवाइस और डेबिट नोट्स नॉट अपलोडेड बाय द सप्लायर इन देयर GSTR 1S। वो कह रहे हैं, देखो हमने एक रूल पढ़ा था,
रूल में हमने पढ़ा था कि भैया टैक्स इनवॉइस वगैरह आपको शो करने पड़ेंगे, तो वही वो कह रहे हैं, आप तो कह रहे हो आपके पास है आपके पास, मैंने मान लिया, लेकिन ये बताओ कि आपने GSTR1 जो आप रिटर्न फाइल करते हो उसमें आपने अपलोड क्यों नहीं किया, क्वेश्चन है ये। तो सर इस पे देखो आपको समझाया गया है कि हमें सिंपल सी बात है, ये भी पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कहता है वेयर इनवॉइस और डेबिट नोट हैज बीन अपलोडेड बाय द सप्लायर इन GSTR1, अगर उसने सबमिट किया है तो फुल ITC आपको दे दिया जाएगा, और कोई भी अदर कंडीशन अवेलिंग ITC आर फुलफिल्ड, ये हम मान के चलेंगे कि आपने सारी कंडीशंस जो है वो फुलफिल किए। अगर आपने इनवॉइस या डेबिट नोट अगर नहीं सबमिट किया तो कहा जा रहा है कि 20% ऑफ एलिजिबल ITC अवेल इन रिस्पेक्ट ऑफ द अपलोडेड इनवॉइस और डेबिट नोट्स, however the ITC show claim should not exceed the actual eligible ITC availing in the respect of invoices are not uploaded। सर नहीं समझ में आया, सर दोबारा समझाओ। सर बिल्कुल सही कहा आपने, नहीं समझ में आया। यहां पे आपको फुल ITC दिया जा रहा था, यहां पे क्या कहा जा रहा है कि 20% के लिए कहा जा रहा है कि आपको एलिजिबल ITC जो अवेलेबल हुआ है और जिसके लिए आपने रिटर्न सबमिट नहीं किया, रिटर्न तो सबमिट की लेकिन उसमें आपने हमें अपलोड करके नहीं दिया इनवॉइस और डेबिट नोट, तो हम आपको फुल ITC नहीं देंगे, हम आपको सिर्फ 20% ही देंगे। हाउएवर, जबकि या फिर आप इस बात को भी ध्यान दें, द ITC सो क्लेम, जो आपने ITC क्लेम की है वो एक्सीड नहीं होनी चाहिए एक्चुअल एलिजिबल ITC से। यानी ऐसा ना हो कि आपको 20 रुपये अवेल करने थे, आपने 20 रुपये अवेल कर भी लिए। भैया 20 रुपये का 20% मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो इनवॉइसेस नॉट अपलोडेड हैं उसका आप पूरा ITC क्लेम नहीं करेंगे, वो ये समझा रहा है। मैक्सिमम आप 20% ही उसका ITC क्लेम कीजिए। जिस दिन आप इसको सबमिट कर देंगे, बात की बात बाद में देखी जाएगी, रिटर्न को आप रिवाइज कर लेना। ओके चलिए सर, इलस्ट्रेशन ICI नहीं कुछ गिवन है, दिए हुए हैं सर इलस्ट्रेशन ICI के, आइए देखते हैं क्या है। इलस्ट्रेशन नंबर 1 सर, ये क्या कहता है, मिस्टर विजय हैं, एक रजिस्टर्ड सप्लायर है सर, रिसीव 100 इनवॉइस फॉर इनवर्ड सप्लाई, मतलब उसकी परचेज के लिए, गुड्स एज सर्विस के लिए, और इन्वॉल्विंग GST जिसमें 10 लाख का GST शामिल है, फ्रॉम वेरियस सप्लायर ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर। कंप्यूट द ITC दैट कैन क्लेम्ड बाय मिस्टर विजय इन हिज GSTR 3B फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर टू बी फाइल 20 नवंबर, मतलब वो अक्टूबर की रिटर्न जो है वो नवंबर में फाइल कर रहा है, ठीक है सर। अब वो कह रहा है बताओ वो कितना फाइल कर सकता है। फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस एज्यूमिंग दैट GST ऑफ 10 लाख इन अदरवाइज एलिजिबल फॉर ITC, कि मान लो उसको बस 10 ही लाख के लिए वो एलिजिबल है ITC लेने के लिए। ओके, अब यहाँ पे केस 1 रखा गया आपके लिए। आउट ऑफ 100 इनवॉइसेस 80 इनवॉइसेस इन्वॉल्विंग GST 6 लाख हैव बीन अपलोडेड बाय द सप्लायर इन देयर रिस्पेक्टिव GSTR, कि 100 में से आपने सिर्फ 80 इनवॉइस ही अपलोड किए हैं और जिनकी वैल्यू 6 लाख है। 10 में से 6 लाख एलिजिबल हैं, 4 लाख के लिए आप एलिजिबल नहीं हो। क्यों नहीं हो सर? क्योंकि आपने 20 इनवॉइसेस जो है वो शो नहीं किए हैं। ओके, आइए सर देखिए ICI क्या कहते हैं। ICI क्या कहते हैं यहाँ पे कि भैया टोटल 10 लाख है, 6 लाख बिल्कुल सही है, 6 लाख का आप ले लो, और जो 4 लाख है सर, 4 लाख का आपको ITC कैसे लेना है, तो वो आपको बोल रहा है कि सर 6 लाख जो एलिजिबल था उसका 20% यानी 1.2 लाख, यानी इसका 20% लेना है, ना कि इसका। सर लिटरली 5 स्टार लगाइएगा एग्जाम में। मुझे ऐसा लगता है कि ये अपकमिंग जो भी आपके एग्जाम होने वाले हैं उसमें ये आपसे पूछा जा सकता है। ओके सर, नाउ केस 2 सर, आउट ऑफ 100 इनवॉइस 75 इनवॉइसेस इन्वॉल्विंग GST 8.5 लाख। सर 100 में से ना 100 इनवॉइसेस थे ना, 75 इनवॉइस 8.5 लाख के, तो 10 लाख में से 8.5 लाख के लिए ठीक है, और जो बचे हुए 25 इनवॉइस आपने सबमिट नहीं किए उनकी वैल्यू पता है 1.5 लाख है। ओके, अब बताओ सर इस केस में क्या होगा। तो इस केस में बताया गया कि भैया एक चीज़ देखो, 10 लाख है, यहाँ पे 8.5 आ गया, यहाँ पे 1.5 आ गया। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं 8.5 तो पूरा ले लो, लेकिन फिर यहाँ पे आपको क्या समझाने की कोशिश की जा रही है समझिएगा। अगेन आप इसका 20% चेक करेंगे। सर लिटरली माइंड ब्लोइंग एग्जाम्पल है सर, इसको लिखिएगा, समझिएगा, और एग्जाम में अगर ये आता है तो मेरे हिसाब से 5 to 8 मार्क्स आपको सिर्फ इस अमेंडमेंट के थ्रू मिल सकते हैं सर। ओके सर, इसी के साथ ये टॉपिक यहाँ पे फिनिश हो जाता है। तो हम करने वाले थे अपोर्शनमेंट का टॉपिक। आइए सर अपोर्शनमेंट में मैं आपको लेके चलता हूँ, गिव मी 1 सेकेंड। आइए सर,
ये हमारी जीएसटी की बुक और ये आ गए हम अपने आईटीसी पे। तो सर ये सबसे पहले हम आईटीसी की बात कर रहे हैं इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज को लेके। सर कैपिटल गेन क्यों नहीं लिया, क्योंकि हम उसके लिए अलग बात करने वाले हैं आपसे। सर यहाँ तक कोई दिक्कत है तो मुझे पहले ही बता दो, और वैसे तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत होनी चाहिए, अगर होगी भी तो डोंट वरी, आपको जो अब मैं पढ़ाने जा रहा हूँ जितना पढ़ लोगे मैक्सिमम सफिशिएंट है। सर सबसे पहले इसने कहा आप टी निकालो, टी। सर टी क्या होता है? सर टोटल आईटी। क्या है सर? टोटल आईटी ऑन आई एंड आई एस। सर यहां पे आईटी क्या है सर? आईटी, सर आईटी का मतलब है इनपुट टैक्स, आई का मतलब है इनपुट, आईएस का मतलब है इनपुट सर्विस, ईसीएल का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक रेट लेजर, सीसी का मतलब है कंप्लीशन सर्टिफिकेट, ईसीडी का मतलब है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, एसईडी का मतलब है स्टेट एक्साइज ड्यूटी, जेडआरएस जीरो रेटेड सप्लाई, ईएस मतलब एग्जाम्प्टेड सप्लाई। सर ये आपको पता होने चाहिए। ओके, तो सर इसने बोला कि पहले आप टोटल आपको क्या निकाल लेना है? टोटल इनपुट टैक्स निकाल लेना है। सर हम तो प्रपोर्शन करने वाले थे। सर प्रपोर्शन को मारो गोली, टोटल निकाल लो। सर किसका? सर आई और आईएस का, दैट इज आई इनपुट, आईएस इनपुट सर्विस। ओके, नाउ टी निकाल लिया आपने, ठीक है। अब मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, लेट सपोज एग्जांपल लेके चलते हैं। एग्जांपल है, थोड़ा सा बड़ा करते रहेंगे सर, अपने आप हमें समझ में आता रहेगा कि टोटल जो है सर वो हो गया मान लीजिए 100, ठीक। ओके, आईटीसी हमारा आ गया 100। फिर वो क्या कह रहा है? T1 निकालो सर। सर T1 में क्या निकालना है? T1 कहता है कि आई इनपुट और आई इनपुट सर्विस जो आपने नॉन बिजनेस पर्पज में यूज की, हो सकता है सेल्फ पर्पज यूज हो सकता है आपने किसी अदर पर्पज में यूज किया हो, तो जो आपने बिजनेस में यूज नहीं की, सर मैं 20 को नहीं ले पाया अपने बिजनेस पर्पज में, ये नॉन बिजनेस हो गया। ओके, फिर इसने कहा वो इनपुट और वो इनपुट सर्विस का जीएसटी जो कि एक्सक्लूसिवली फॉर एग्जाम्प्टेड सप्लाई, जो कि एग्जाम्प्ट सप्लाई में यूज हुआ। सर मेरा ना 20 जो है सर वो यूज हो गया एग्जाम्प्टेड सप्लाई में। ओके, उसके बाद सर ब्लॉक क्रेडिट 17.5 हमने पढ़ लिया है सर। सर इसमें मेरा 10 यूज नहीं हो पाया। ओके, तो सर इसको आप बोलोगे ये जो बिजनेस पर्पज को रिप्रेजेंट कर रहा है सर, बिजनेस पर्पज को, वो T1 है, जो एग्जाम्प्टेड सप्लाई को रिप्रेजेंट कर रहा है वो T2 है, और जो ब्लॉक रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है वो T3 है। अब आप निकालोगे C1। C1 कैसे आएगा सर? जो आपने T निकाला था, मतलब टोटल जो था, टोटल था सर आपका 100 में से आपने बिजनेस पर्पज, नॉन बिजनेस पर्पज, एन भी ऐड कर देना सर, नॉन बिजनेस पर्पज को आप लेस कर दो सर, कितना सर? 20। उसके बाद सर एग्जाम्प्टेड सप्लाई को लेस कर दो सर 20, फिर सर ब्लॉक रेट को लेस कर दो सर, दैट इज 10। तो ये 10 में से ये सब 100 में से सब लेस हो गया, तो ये आ गया सर 50। ओके, तो सर C1 आ गया सर हमारा 50। यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर, ये तो समझ में आ गया सर, ये तो समझ में आ गया। ओके, तो अब वो आपसे बोलता है सर T3 तक हो गया, T4 पे आओ सर। सर T4 क्या कहता है? T4 कहता है क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल टू आई और आईएस, दैट इज इनपुट और इनपुट सर्विस, एक्सक्लूसिवली इन टैक्सेबल सप्लाईज इंक्लूडिंग ZRS। वो सप्लाई के बारे में वो कह रहा है जो आपने 100% टैक्सेबल जिसको सप्लाई में आपने रखा था, ठीक है सर, और जिसमें जीरो रेटेड सप्लाई शामिल है। ओके, ठीक है सर। सर मैंने ना 100% सर मैं लिटरली बता रहा हूं सर, मैंने 100% ना सर 100 में से मैंने 30 जो है ना सर पूरा का पूरा 100%, मैं आंख बंद करके भी बता सकता हूं सर, मैंने 100% 30 जो है वो यूज किया सर अपने इनपुट टैक्स रेट का टैक्सेबल सप्लाई के लिए। ओके, अब हम निकालेंगे सर C2 कहता है कि कॉमन क्रेडिट जो आपने अभी निकाला था, ये जो C1 निकाला था दैट इज 50 में से आप 30 को लेस कर दो तो ये आ जाएगा आपका C2 आ जाएगा सर आपका 20। ओके, अब ये आपसे क्या कह रहा है सर? सर मैं बताऊंगा सर, नहीं सर आप नहीं बताओगे, मैं ही बताऊंगा, ठीक है सर बताओ। सर ये कहता है अब आप D1 निकालो। D1 क्या है सर? क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल टू एग्जाम्प्ट सप्लाई। सर ये कैसे आता है? अच्छा जी सर, सबसे पहले ई समझो, वैल्यू ऑफ एग्जाम्प्टेड सप्लाई ड्यूरिंग द पीरियड। आपने पूरे साल में एग्जाम्प्टेड सप्लाई कितनी की, टोटल टर्नओवर क्या रहा टैक्स पीरियड के दौरान, ठीक है सर। इफ नो टर्नओवर ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड, वैल्यू नॉट अवेलेबल, वैल्यू फॉर लास्ट पीरियड में बी यूज्ड।
अगर मान लो टैक्सेबल पीरियड आपका कोई भी नहीं है तो लास्ट पीरियड, जो भी टैक्सेबल पीरियड से लास्ट पीरियड, मतलब कि जो भी लास्ट साल का लास्ट पीरियड जो भी पहले का डाटा होगा वो आप यूज कर सकते हो। तो ओवरऑल वो टोटल टर्नओवर फॉर टैक्स पीरियड के लिए कहता है आपसे। तो जो भी आपकी एग्जाम्प्टेड सप्लाई थी सर, कहीं एग्जाम्प्टेड सप्लाई थी, एग्जाम्प्ट सप्लाई ES, सर ES क्या होता है सर? एग्जाम्प्ट सप्लाई, ठीक है सर। सर यहां पे भी तो आपने ये लिखा है IT ऑन IS यूज एक्सक्लूसिव फॉर एग्जाम्प्ट सप्लाई, सर ये तो 20 है। हाँ सर 20 है सर। सर ये ना हमारा ना जो आप बोल रहे हो सर एग्जाम्प्टेड सप्लाई, वैल्यू ऑफ एग्जाम्प्टेड सप्लाई, सर यहाँ पे GST नहीं बोला है सर, यहाँ बोला है वैल्यू। तो सर ये मान लो 20 जो आया है वो आया है 200 से, 200 का 10% 20, ओके। तो सर ये आपको लेना है 200, ओके। सर फुल आपका टोटल टर्नओवर क्या है? F, सर 1000। सर कैसे सर? सर ये ना 100 अगर GST था, ठीक है सर, तो अगर ये 10% था तो फुल वैल्यू कितनी होगी सर? 1000, ओके ठीक है सर। तो ये आपका आ गया 1000, मल्टीप्लाई करना है सर C2 सर आया था यहाँ पे, अभी आप देखिए तो आपने 20 निकाला था सर, 20। तो सर 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, फिर ये आ जाएगा 400 अपॉन में 100, ओके सर। तो 100 को 400 से डिवाइड कर दोगे तो ये हो जाएगा 4, ठीक है सर। तो ये आ गया आपका D1 आ गया 4। फिर वो क्या कहता है? क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल टू नन बिजनेस पर्पस इफ कॉमन I and IS इनपुट एंड इनपुट सर्विस यूज पार्टली फॉर बिजनेस एंड नन बिजनेस पर्पस। सर इसका मतलब क्या हुआ? सर वो क्या कह रहा था कि ये जो नन बिजनेस था ना, नन बिजनेस पर्पस, सर ये आपको साफ साफ पता है कि ये मेरे बिजनेस के लिए नहीं है, लेकिन ये क्या कह रहा है कि यहां आप कंफ्यूज थे। कैसे कंफ्यूजन है सर? कि नन बिजनेस पर्पस में क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल तो हुआ, लेकिन इफ कॉमन है I और IS जो कि पार्टली बिजनेस के लिए भी है पार्टली नन बिजनेस के लिए भी है, तो ये आपसे क्या कहता है कि आप D2 निकालो। D2 क्या सर? C2 यानी 20, सर उसका 5% ले लो सर। तो सर अब 20 का 5% आप, सर ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ, ये तो अपने आप जबरदस्ती कर रहे हैं सर हमारे साथ। हाँ सर ये जबरदस्ती ही है, ये जबरदस्ती ही है। आपको लॉ ने कहा 5%, मान लो कि ये कॉमन था, ठीक है सर, मान लिया, ये आ गया 1, ओके। तो फिर ये बोलता है कि यहां जो आया सर, यहां कितना आया सर? 4, यहां कितना आया सर? 1। तो ये जो 5 था ये इनएलिजिबल क्रेडिट है, आप इसका क्रेडिट नहीं ले सकते। टू बी रिवर्स, यानी आपको गवर्नमेंट को इसको रिटर्न करना होगा 5 को। 100 में ये 5 आप यूज नहीं करेंगे, आप इसको लेस कर दीजिए अपने आईटीज में से, यानी आप 95 का बेनिफिट लीजिए, 5 का मत लीजिए। अगर आप ये 5 ले चुके हैं तो गवर्नमेंट को टैक्स पे कीजिए। सर टोटल एलिजिबल आईटीसी कितना हो गया सर? तो सर टोटल एलिजिबल आईटीसी कितना हो गया सर? तो आपके पास आ गया C3 सर कैसे आ गया? C2 था सर 20, C2 था कितना सर? 20, C2 कितना था? 20 में से आप लेस कर दो सर 4 - 1 दैट इज 15। सर 15 हो गया सर? हाँ सर हो गया। तो 15 ये हो गया, पर T4, तो सर T4 तो सर ये आया था हमारा 30, हाँ सर 30। तो ये आपका जो आप ले सकते हो एलिजिबल आईटीसी वो हमारी साइड से आपके लिए बनता है दैट इज 45। इस पे हमें कोई आपदा नहीं है, आप इसको यूज कर लो। सर अभी तो आपने बोला ये वाला, सर ये वाला सही नहीं रहेगा, यही गलती होती है पूरा प्रोविजन। सर अब हमें फाइनल बताओ। फाइनल ये है कि आपको 5 जो है वो गवर्नमेंट को रिवर्स करना पड़ेगा और 45 पे आप क्लेम कर लीजिए। लेकिन सर हमारा तो 100 था, सर 100 को भूल जाइए। सर क्यों? क्योंकि आपने प्रोपोर्शन बेसिस पे यही निकाला है। ओके सर ये हमें समझ में आ गया क्या? हाँ सर पक्का? हाँ सर रेडी। अब आप क्या करो, 10 मिनट का ब्रेक लो सर। इस चार्ट को जैसे मैंने पढ़ाया था दोबारा से पढ़ो, और अगर आप चाहते हो कि आपको नहीं आएगा तो जैसे मैंने बोला वीडियो को दोबारा से प्ले कीजिए, दोबारा से सुनिए, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। नाउ माय डियर फ्रेंड, ये सारी चीजें जो मैंने आपसे कही वो यहाँ पे वर्ड्स में आप खुद से पढ़ सकते हो, रीडिंग दे सकते हो सर सेल्फ, ठीक है सर। ओके नाउ है कैपिटल गुड्स। सर कैपिटल गुड्स भी ऐसे ही होगा क्या? हाँ जी सर लेट सपोज कैपिटल गुड्स था, लेट सपोज मेरा कैमरा है सर, ओके कैमरा है सर 2 लाख रुपए का, और
इसको 2000 लेते हैं, ठीक है सर, डायरेक्ट 2000 लेते हैं, उसका 10% मुझे लगता है कि सर मुझे 200 का आईटीसी जो है वो मिलना चाहिए। ओके, फिर वो क्या कहते हैं, टोटल इनपुट टैक्स ऑन कैपिटल गुड्स सर 200। ओके सर, सबसे पहले जो हम बोल रहे हैं ध्यान सुनना, हाँ सर सुनूंगा मैं, बोलो। आईटी ऑन कैपिटल गुड्स, आईटी यानी इनपुट जो आप बात कर रहे हो आईटी, सर आईटी का मतलब यहाँ भी है लिखा हुआ है क्या सर आपने? सर नहीं सर, ऊपर वाले चार्ट में ही था, ठीक है सर। अगर आप भूल रहे हो तो आप जाके लिख सकते हो सर, आईटी मतलब इनपुट टैक्स। तो इनपुट टैक्स, दैट इज इनपुट टैक्स ऑन कैपिटल गुड्स यूज एक्सक्लूसिवली फॉर नॉन बिजनेस और एग्जाम्प्ट सप्लाई। सर नॉन बिजनेस और एग्जाम्प्ट, सर मैंने बुक्स वगैरह बनाने में कैमरा यूज है, सर कैमरा बुक्स में कैसे हो सकता है सर? सर कुछ भी था वजह, नॉन बिजनेस और एग्जाम्प्ट में मतलब हो सकता है मैं शादी वगैरह, वेडिंग वगैरह और फालतू काम कर रहा था सर। अच्छा सर, वो तो बिजनेस के लिए था। हाँ सर, सर मैं अपने बर्थडे और अपने दोस्त के बर्थडे की फोटो बना रहा था सर, वीडियो बना रहा था। अच्छा सर, कितने उसको आपको पैसे मिले उस चीज़ के, या जो भी है, नॉन बिजनेस में कितना यूज हुआ? सर वो दोस्त ने पैसे दिए थे सर, 5000 रुपये, 500 रुपये। तो वही वो कह रहा है कि जो भी आपका नॉन बिजनेस है, एग्जाम्प्ट है, उसको आप लेस कर दो सर 20। ओके, उसके बाद इसने कहा आईटी ऑन कैपिटल गुड्स यूज एक्सक्लूसिवली फॉर टैक्सेबल सप्लाई इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाई। ओके, तो जो भी आपका टैक्सेबल सप्लाई था, जो भी आपका 100% एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल सप्लाई था और जीरो रेटेड सप्लाई था, ठीक है सर। सर ये बात हमें यहाँ तक तो समझ में आ गई, आगे बताओ सर। तो सर एक चीज़ याद रखनी है, यहाँ पे 5 हिस्सा लगाइएगा। ये जो नॉन बिजनेस है, जो एग्जाम्प्ट है, इसको आप कभी भी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ट्रांसफर नहीं करेंगे। यानी आपका जो पोर्टल होता है, ठीक है सर, उस पर ये कभी भी क्रेडिट नहीं होगा। सर ये क्या होता है? तो एक लास्ट चैप्टर आपका रह गया पेमेंट ऑफ टैक्स, वो आप मेरे साथ करना, आपको ये टर्म्स भी क्लियर हो जाएंगे। अगर नहीं हो पा रहे हैं तो हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। और जो एक्सक्लूसिवली आपका टैक्सेबल सप्लाई था और जीरो रेटेड सप्लाई था, उसको आप क्रिएट कर दोगे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, ठीक है सर, नो दिक्कत। समझ में आ गया सर? ओके ओके सर। नाउ अब हम बात कर रहे हैं, सर ये कितना था, कितना सर ये बता दो। सर ये था 10। ओके, अब आपको निकालना है सर ए। सर ए क्या कहता है? ए कहता है आईटी ऑन कैपिटल गुड्स नॉट कवर्ड अंडर ए एंड बी, जो ए और बी में कवर्ड नहीं हुआ, और यूजफुल लाइफ ऑफ कैपिटल गुड 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इनवाइस, जिस दिन से इनवाइस मिला उस समय तक उसकी आयु कह रहा हूँ, उसकी जो लाइफ है वो 5 साल है, ठीक है सर। तो इसको भी क्रेडिट लेजर में आप जाने दोगे, दैट इज क्रेडिट टू ईसीएल। मतलब जो ना यहाँ कवर्ड हुआ ना यहाँ कवर्ड हुआ, और वो जो बच जाएगा वो यहाँ पे आ जाएगा। तो सर जो यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो सर ये कितना हो गया? सर ये हो गया आपका 70। ओके, ठीक है सर। सर टीसी, हाँ सर बताओ। सर इसको टीसी बोलते हैं, ये बता रहा हूँ। अच्छा, ओके। सर क्या ये टीसी? ये कहता है कॉमन क्रेडिट निकालना है आपको कैपिटल गुड्स पे, तो आपको सिग्मा ए करना पड़ेगा। सर ये क्या होता है, समझाओ तो सही। कहता है कैपिटल गुड्स अंडर ए और बी, कैपिटल गुड्स अंडर ए और बी। सर नहीं समझ में आ रहा सर, थोड़ा सा और समझाओ सर। ये क्या बोल रहा है आपसे? इफ कैपिटल गुड्स अंडर ए और बी सब्सिक्वेंटली गेट कवर्ड अंडर ए। सर ए कहाँ से आ गया? सर ये वाला पॉइंट ना हमें समझ में नहीं आ रहा सर, इसके लिए कुछ और बताओ। हाँ सर मैं बताऊंगा। ये क्या कह रहा है कि इसको समझो मत, मैं आपको सिंपल वे में बताता हूँ। कॉमन क्रेडिट आपको निकालना है कैपिटल गुड्स का, आपको बोलना है इसको सिग्मा ए, ठीक है, मतलब सबका समेशन। ये क्या कहता है? आपने ये जो ए निकाला ना, ये वाला ए, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है जो इन्वर्टेड कोमा में है। ओके, फिर सर ये कह रहा है, ये इसमें करना क्या है आपको? ये कह रहा है यहां पर कि जो भी आपका बी था, बी, ए बी मत लिखना, जो भी आपका बी था सर, बी कौन सा सर? ये वाला, उसमें से ना आप 5% लेस करा दो। सर कैसे लेस करा दूं? सर क्वार्टर या पार्ट वाइज।
सर क्वार्टर वाइज 5% इस पे जो है आप लेस करा दो। अच्छा, मतलब इस बी में क्वार्टर वाइज 5% लेस कराना है। तो सर ये टीसी कैसा आता है? टीसी आता है कि पहले तो ये ए डैश की वैल्यू ले लो, लेट सपोज ये 70 था ना, हाँ। अब यहाँ पे जो वैल्यू थी, लेट सपोज 10 वैल्यू थी, तो वो कह रहा है कि इसमें हर क्वार्टर का 5% लेस करा दो, इनवॉइस चेक कर लेना। लेट सपोज ये आ गया 5, ठीक है सर। तो ये क्या हो गया सर? 70 माइनस 5 इक्वल्स टू 65। क्या आ गया सर? टीसी। अच्छा सर, ये और कुछ तो नहीं बोल रहा था, यही बोल रहा था ना? हाँ सर, ये यही आपसे समझाने की कोशिश कर रहा था। सर ये ए अपॉन में बी, ये जो गलत लिखा था ये टाइपिंग मिस्टेक थी। आप इसको ऐसे कर लेना कि ए, ओ सॉरी ए नहीं है सर, बी माइनस 5%, और ये कैसे लगेगा सर? क्वार्टर वाइज। ओके, नाउ अब आपको निकालना है टीएम। सर टीएम कैसा आएगा? टीसी अपॉन में 60। तो सर अभी हमारा आ गया 65। अच्छा, इसको 60 से डिवाइड कर दें। अरे सर ये कैसी कैलकुलेशन हो गई? आओ सर कर देते हैं सर, हमें क्या करना है, हमें तो मार्क्स लेने हैं एग्जामिनर से। तो 65 डिवाइड बाय में 60, सर ये आ गया 1.083। ओके ठीक है सर। अभी क्या कह रहा है? कॉमन क्रेडिट at the beginning of the tax period for the all capital goods having useful life in tax period। सर इसने क्या कहा? ये टीआर हमें समझ में नहीं आया सर। सर टीआर क्या कह रहा है ये हमें नहीं समझ में आया। वो ये कह रहा है कि आपको पहले क्या करना था? 65 अपॉन में 60 करना था। ओके कर दिया। तो ये जो आया दैट इज 1.083, ये इसकी बात कर रहा है। तो मतलब ये यहाँ नहीं लिखना, नहीं, ये कहता है यहाँ फॉर्मूला लगाओ और यहाँ इक्वल दबा के आंसर लिखो। तो ये आ गया 1.083। ओके, फिर सर फिर ये क्या कह रहा है? सर ये फॉर्मूला लगा दो। सर फॉर्मूला क्या लगाना है? 1.083 आपने निकाला, हाँ सर। सर ये बताओ आपकी टोटल टर्नओवर कितनी थी टैक्स पीरियड के दौरान? सर मेरी टोटल टर्नओवर ना ये थी सर 2000 रुपये। ओके सर इसमें एग्जाम्प्ट कितनी थी? सर एग्जाम्प्ट वाला था 20। ओके, एग्जाम्प्ट वाला था सर 20। ओके, तो इसको जरा निकालना आप, मैं भी निकाल देता हूं सर। और ये 1.083 है भैया, ये गलत वैल्यू लिख दी मैंने यहाँ पे, 1.083। ओके, अब इसको निकालो सर। तो ये एक मिनट सर, निकालो सर, मैं भी निकाल रहा हूँ। 1.083 डिवाइड बाय में 2000 मल्टीप्लाई में 20, तो सर ये आ गया 0.1083। ओके, तो कहते हैं एडेड टू आउटपुट टैक्स लायबिलिटी अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। जो भी आपका ब्याज था उसके साथ जोड़ के आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में से डाल देना, और ये आपको इस पे इसका आईटीसी नहीं मिलेगा, और अगर आईटीसी नेगेटिव है तो ये आपको पे भी करना पड़ जाएगा। इसी के साथ सर ये चैप्टर जो है होता है फिनिश। अब नेक्स्ट डिस्कशन हम करेंगे पेमेंट ऑफ जीएसटी की, ठीक है सर। ओके, तो सर यही कहूँगा, आगे बढ़ने से पहले यहाँ तक रिवाइज कर लेना। हो सकता है ये पार्ट मैंने अगेन कहा आपसे थोड़ा सा लगता है टफ, लेकिन इन दोनों को अगर 4 से 5 बार भी देखना पड़ जाए, अपॉर्चमेंट के पहला आपने सीखा इनपुट एंड इनपुट सर्विस, फिर आपने सीखा कैपिटल गुड्स, तो इनको 2-4 बार भी देखना पड़ जाए ना सर, तो देख लेना। ओके ठीक है सर, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक पेमेंट ऑफ टैक्स, ठीक है सर। उसी के साथ हमारा सिलेबस पूरा खत्म हो जाएगा। ओके, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।